हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल आई विल पर, जिसमें कि हम कर रहे थे ज्योग्राफी की टेस्ट सीरीज। और आज हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर पर। ये होगा हमारा 4th टेस्ट और इसके बाद एक और हमारा टेस्ट आएगा और उसके बाद हमारी जो सीरीज़ है ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा लेक्चर होने वाला है? ये हमारा 7th लेक्चर होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। और जब इसके 100 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपको इसकी पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, और जैसा कि मैं हर बार बोलती हूँ, अब तो बहुत कम ही बार बोलती हूँ कि आपको इस लेक्चर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा तभी होने वाला है जब आप इस वीडियो को पॉज करोगे या फिर आपने इसके क्वेश्चंस जो आप पहले कर लोगे और उसके बाद इसका आंसर्स देखोगे। ठीक है, अदरवाइज आप केवल क्वेश्चन देखते जा रहे हो तो आपको इसका बिल्कुल भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन से। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स के बारे में बताना है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल्स के बारे में बताना है। सबसे पहले थोरियम इज मोर अबंडेंट देन यूरेनियम इन अर्थ क्रस्ट। तो आप सभी को पता होगा, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, कि जो थोरियम है वो बिल्कुल यूरेनियम से मोर अबंडेंट है। किससे? यूरेनियम से। किस में? अर्थ क्रस्ट में। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। और थोरियम कितना ज़्यादा मोर अबंडेंट है? याद रखना, 3.5 टाइम्स मोर अबंडेंट है। कितने टाइम? 3.5 टाइम्स मोर अबंडेंट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट होगी। सेकंड है, कनाडा इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ यूरेनियम इन द वर्ल्ड। ये बोल रहे हैं कि कनाडा जो है वो यूरेनियम का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। तो ये बिल्कुल ये हमारी गलत स्टेटमेंट है। वैसे कनाडा वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन कजाकिस्तान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। उसके बाद आता है हमारा ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आता है हमारा कनाडा। ठीक है, तो कजाकिस्तान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। तो ये हमारी स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? ए। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई। इंडिया में याद रखना, मेनली जो यूरेनियम है वो हम क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं। इंडिया में सिग्निफिकेंट रिजर्व्स नहीं है किसके? यूरेनियम के। ठीक है, यूरेनियम की माइंस के। अब वर्ल्ड में यूरेनियम माइंस के, जैसे कि आपने देखा कजाकिस्तान में इंपॉर्टेंट प्लेसेस कौन कौन से हैं? याद रखना, एक बेसिन है यहाँ पे, अगर पेपर में आ जाए कि ये किसके फेमस है, वो है चू सार यशु बेसिन। ठीक है, चार सरयूशु बेसिन, ये कहाँ पे है? कजाकिस्तान में है। और ये किसके लिए फेमस है? यूरेनियम के लिए ही फेमस है, यूरेनियम माइंस है यहाँ पे। अब ऑस्ट्रेलिया में कौन कौन सी जगह फेमस है? याद रखना, एक तो है ओलंपिक डैम। कौन सा डैम? एक तो है ओलंपिक डैम, यूरेनियम माइंस के लिए फेमस है। और एक है हमारा रेंजर माइन। कौन सी माइन? एक है रेंजर माइन। तो ये दो प्लेसेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में फेमस है। उसके बाद आता है हमारा कनाडा। कनाडा में भी याद रखना दो ही प्लेसेस यहाँ पे फेमस है। एक तो है अथाबास्का बेसिन। ठीक है, एक तो है अथाबास्का बेसिन और एक है हमारा सिगार लेक। ठीक है, एक है हमारा सिगार लेक। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, याद रखना। ये यहाँ पे फेमस है किसके लिए? यूरेनियम माइंस के लिए। ठीक है, क्या इंडिया में भी कोई प्लेसेस हैं जहाँ पे मेनली यूरेनियम माइंस के लिए जो फेमस है? तो बिल्कुल फेमस है, जैसे कि सिंहभूम, झारखंड। ठीक है, वहाँ पे भी पाई जा सकते हैं हमारा यूरेनियम। उसके बाद उदयपुर, अलवर, झुंझुनू जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना ये राजस्थान के। ठीक है, वहाँ पे भी मतलब इसके रिजर्व्स हैं। ठीक है, उसके बाद छत्तीसगढ़ का जो दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, दुर्ग डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? छत्तीसगढ़ का, वहाँ पे भी है। ठीक है, उसके बाद भांदरा डिस्ट्रिक्ट कहाँ का? महाराष्ट्र का। और उसके बाद है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, हिमाचल प्रदेश। यहाँ पे हर जगह पे क्या पाए जा सकते हैं? यूरेनियम के रिजर्व्स। मतलब ऐसा है कि यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पे यूरेनियम पाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन मेनली इतना ज़्यादा यूरेनियम की इंडिया में माइनिंग होती नहीं है। मेन इंडिया जो है यूरेनियम को क्या करता है? इंपोर्ट करता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता चल गया थोरियम जो है वो ज़्यादा अबंडेंट है। और मेनली जो ये जो थोरियम है ना हमारा, जो ये थोरियम है ये मेनली कहाँ पे पाया जाता है? याद रखना, दो टाइप की सैंड्स होती हैं। एक तो मोनाजाइट सैंड्स और एक है कौन सी सैंड बोलते हैं उसको? इल्मेनाइट सैंड। ठीक है, इल्मेनाइट सैंड, ये दो टाइप की सैंड्स में पाया जाता है। ठीक है, और ये जो मोनाजाइट सैंड है ये मेनली क्या कहाँ पे स्कैटर्ड है? केरला कोस्ट पे, मेनली कोस्ट पे पाई जाती है। तो मोनाजाइट सैंड में मेनली ये पाया जाता है क्या? थोरियम। ठीक है, इसके मतलब लार्जेस्ट रिजर्व्स जो है थोरियम के वो कहाँ पे मतलब बिलीव्ड है कि मतलब वैसे तो थोरियम बहुत कम निकलता है। ठीक है, बहुत कम निकाला जा रहा है वर्ल्ड में, लेकिन इसके कहाँ पे पाए जा रहे हैं कि सबसे ज़्यादा रिजर्व? तो याद रखना, इंडिया में तो पाए जा सकते हैं इसके सबसे ज़्यादा रिजर्व, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक यूएसए में। ठीक है, एक इंडिया में, एक ऑस्ट्रेलिया में, एक यूएसए में।
अब आप पूछोगे कि ये जो सारे हैं ये इम्पोर्टेंट ही क्यों है, मतलब क्यों पढ़ रहे हैं थोरियम और यूरेनियम को, क्योंकि याद रखो क्योंकि ये जो चीज़ें ना ये न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में यूज़ होती हैं। ठीक है, ये एलिमेंट्स जो किस क्या बनाने में यूज़ होते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी बनाने में यूज़ होते हैं। अब आपको कुछ न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के बारे में पता है कि कौन कौन से कहाँ पे हैं, जैसे कि तारापुर कहाँ पे है, आपको पता ही होगा, न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ पे, ये महाराष्ट्र में। ठीक है, याद रखना ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है हमारा रावत भाटा। ठीक, कौन सा, एक हमारा रावत भाटा, ये कहाँ पे, राजस्थान में। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम ये कहाँ पे है हमारा कलपक्कम, बताओ कलपक्कम कहाँ पे है, तमिलनाडु में। ठीक है, उसके बाद हमारा, हाँ बात कर सकते हैं कैगा के बारे में। कैगा कहाँ पे है, ये हमारा कर्नाटका में है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा काकरापारा। ठीक है, ये कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो जिसमें ये एलिमेंट जो हैं वो प्रोड्यूस करने में यूज़ होते हैं। अब आप बोलोगे मेनली इनको मतलब कौन वो करता है, कौन इनको देखता है, तो आपको पता होगा एक 1948 में एक वो बना था कमीशन, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। क्या बना था, एटॉमिक एनर्जी कमीशन। कब बना था, 1948 में बना था। ठीक है, फिर इसके बाद बना एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने कुछ बोला होगा बनाने के लिए, तो फिर बना एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ट्रोम्बे में। कहाँ पे बना, एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट ट्रोम्बे में बना 1954 में। और फिर इसका जो है एटॉमिक एनर्जी इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करके रख दिया गया, क्या, जो आज के लिए इसका नाम है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। क्या नाम रख दिया गया, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और ये नाम कब चेंज किया गया, 1967 में। ठीक है, ये नाम कब चेंज किया गया, 1967 में। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि जितने थोड़े थोड़े फैक्ट्स हैं ये एनसीईआरटी के फैक्ट्स हैं। तो इसका आंसर हो गया हमारा ए। आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें लैंड टाइप्स के बारे में बताना है कि किस किस टाइप की लैंड है। सबसे पहले बोल रखा है करंट फैलो लैंड और दूसरा है कल्चरेबल वेस्ट लैंड। सबसे पहले करंट फैलो लैंड के बारे में क्या बोल रखा है, एनी पीस ऑफ लैंड विदाउट कल्टिवेशन फॉर 1 और लेस देन 1 एग्रीकल्चर ईयर। और सेकेंड है कल्चरेबल वेस्ट लैंड के बारे में बोल रखा है लैंड विदाउट कल्टिवेशन फॉर मोर देन ए ईयर बट लेस देन 5 ईयर्स। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, कल्चरेबल जो वेस्ट लैंड होती है ना वो होती है कि 5 साल से ज़्यादा जब किसी लैंड पे एग्रीकल्चर ना की हो। ठीक है, मोर देन 5 ईयर्स। तो ये मोर देन 5 ईयर्स है, ना कि 1 ईयर और 5 ईयर के बीच में नहीं है। क्या है, मोर देन 5 ईयर्स है। ये क्या है, कल्चरेबल वेस्टलैंड। तो ये सेकंड स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी कि कल्चरेबल वेस्टलैंड क्या होती है। तो जो करंट फैलो लैंड होती है ना, बिल्कुल उसी को यही बोलते हैं कि जो 1 या 1 साल से कम के लिए जिस पे कल्टीवेशन नहीं की जाती उस लैंड को बोलते हैं करंट फैलो लैंड। ठीक है, अब 1 से 5 साल के बीच में जिस पे नहीं की जाती उसको क्या बोलेंगे, फिर उसको बोलेंगे क्या, फैलो अदर देन करंट फैलो। क्या बोलेंगे इसको, फैलो अदर देन करंट फैलो। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, फैलो अदर देन करंट फैलो। तो आपको पता होना चाहिए 1 साल से कम में क्या बोलेंगे उसको, करंट फैलो। 1 साल से 5 साल तक फैलो अदर देन करंट फैलो, और मोर देन 5 में कल्चरेबल वेस्टलैंड उसको बोलेंगे। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब बैरन लैंड क्या होती है, याद रखना, जहाँ पे जो भी हमारी रिसेंट अवेलेबल टेक्नोलॉजी है उस मतलब उस ज़मीन को कल्टीवेशन के अंदर लाया नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं बैरन लैंड। ठीक है, बैरन लैंड जहाँ पे कल्टीवेशन की ही नहीं जा सकती। तो ये एक और आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपने पढ़ा होगा नेट सोन एरिया क्या होता है। नेट सोन एरिया क्या होता है, अब नेट सोन एरिया क्या होता है, ये होता है फिजिकल एक्सटेंट ऑफ लैंड जहाँ पे क्रॉप्स जो है वो सो कर सकते हो आप और हार्वेस्ट भी कर सकते हो, उसको बोलते हैं क्या, नेट सोन एरिया। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नेट सोन एरिया बोलते हैं। अब और भी कई टाइप की लैंड्स हैं, जैसे कि ऐसी लैंड जो नॉन एग्रीकल्चर यूजेस में मतलब पुट कर दी जाती हैं, जैसे कि सेकेंडरी या टर्शरी यूजेस के लिए इंडस्ट्री बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शरी एक्टिविटीज़ आप उस पर कर रहे हो तो उसको बोलते हैं क्या, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस। नॉन एग्रीकल्चर यूजेस के लिए जो लैंड रख दी जाती है उसको बोलते हैं लैंड। ठीक है, एक टाइप की लैंड होगी। एक है हमारे जहाँ पे परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड होती है। क्या होती है, जहाँ पे परमानेंट पास्चर्स और ग्रेजिंग लैंड होती है। ठीक है, अब ये परमानेंट पास्चर और ग्रेजिंग लैंड वाली याद रखना मोस्टली जो है पंचायत या गवर्नमेंट हेल्ड करती है, विलेज पंचायत या फिर गवर्नमेंट हेल्ड करती है। थोड़ा बहुत ऐसा पोर्शन होता है जिस पे प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, और
जो भी पंचायत उसमें होल्ड करते हैं जो भी प्रॉपर्टी, वो किसके अंदर आती है, कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंदर आती है। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के अंदर आती है, जिसमें सब जाके क्या कर सकते हैं, कम्युनिटी के मेंबर, मतलब यही है जा सकते हैं, वहाँ पे सब जा सकते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं एरिया अंडर परमानेंट पास्चर्स एंड ग्रेजिंग लैंड, ठीक है। परमानेंट पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड एक हमारी ये टाइप की लैंड होगी। उसके अलावा एक है हमारी एरिया अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स। क्या है, एक ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स के अंदर जो लैंड होती है, मेनली ऑर्चर्ड्स या फ्रूट ट्रीज जहाँ पे पाए जाते हैं ना, मोस्टली ये प्राइवेटली ओन्ड होती है, जहाँ पे ऑर्चर्ड्स या फ्रूट ट्रीज पाए जाते हैं, वो एरिया, ठीक है। ट्री क्रॉप्स एंड ग्रोव्स के अंदर जो एरिया है, नेट सोन एरिया में इसको नहीं काउंट करते हैं ट्रीज एंड ग्रोव्स वाले को, एक चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। अब मेनली जो ये हमारे लैंड यूज रिकॉर्ड्स हैं, हमने इतनी सारी चीज़ें देखी कि किस किस टाइप की लैंड होती है, वहाँ पे कौन कौन सी लैंड को हम काउंट करते हैं। वैसे इस लैंड का रिकॉर्ड रखता कौन है, तो याद रखना कौन रखता है, इस लैंड का रिकॉर्ड रखता है हमारा रिवेन्यू डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट रखता है, हमारा रिवेन्यू डिपार्टमेंट उसका क्या रखता है, ध्यान रखता है, या उसको उसके रिकॉर्ड्स रखता है। अब कुछ चीज़ें हैं कि इंडिया में भी जो है लैंड यूज जो पैटर्न है ना वो चेंज हो रहा है, ठीक है। इंडिया में भी क्या है, लैंड यूज जो पैटर्न है वो चेंज हो रहा है। कैसे चेंज हो रहा है, अगर हम 1950 से बात करें, 50 से बात करें अभी 2014-15 तक की, तो क्या क्या चेंजेस आए हैं, याद रखना। इंडिया में 4 सेक्टर्स जो हैं, मतलब 4 जो ये जो एरियाज़ हैं उसमें इनक्रीज़ देखा गया है। मतलब 4 ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें इनक्रीज़ देखा गया, उनकी मतलब उनमें या तो जो भी है उनमें इनक्रीज़ देखा गया। जैसे मैंने इतने सारे एरिया बताए, इसमें से 4 एरियाज़ के अंदर जो एरिया है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है। कौन कौन से एरियाज़ हैं, एक तो है फॉरेस्ट एरिया, ठीक है। फॉरेस्ट के अंदर जो एरिया वो इंक्रीज़ कर रहा है। फिर है एक एरिया अंडर जो नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज है, नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज के अंदर जो एरिया है वो भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। एक है करंट फैलो लैंड के अंदर जो एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है, और एक है नेट सोन एरिया के अंदर जो एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है। ये आपको चीज़ क्या करनी है, ध्यान रखनी है। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज है नॉन एग्रीकल्चरल यूजेज में, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि 4 मतलब ऐसे ये सेक्टर्स हैं जहाँ पे जो हमारा एरिया है वो इंक्रीज कर रहा है। कब से, 1950 से 2014 में, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि लगभग लैंड तो हमारी उतनी ही थी, पहले अलग चीज़ों में थी, अब अलग चीज़ों में वो यूज़ हो रही है, तो वो अलग अलग चीज़ों में यूज़ हो रही है। जैसे कि अभी आपने देख लिया कि 4 चीज़ों में हमारी इंक्रीज हुई है। एक तो कौन सा है, फॉरेस्ट एरिया, एक नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस के अंदर जो एरिया है, एक करंट फैलो लैंड, और एक है हमारा नेट सोन एरिया। इसके अंदर हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। अब 4 के अंदर जो होगी, इसका मतलब ये टोटल 8 एरिया है, तो 4 के अंदर क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। 4 के अंदर डिक्रीज होगी। वो डिक्रीज वाले एरिया कौन से हैं, याद रखना, बैरन एंड वेस्टलैंड। अब मान लो कि आप नेट सो ज़्यादा कर रहे हो, बो ज़्यादा रहे हो कहीं कहीं पे, तो बैरन लैंड कम होगी। दूसरी चीज़ है कल्चर लेवल वेस्टलैंड जो है वो कम हो रही है, मतलब जो 5 साल से ज़्यादा जिस पे कुछ खेती वेती नहीं की जाती थी, अब वो भी कम हो रही है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा एरिया अंडर पास्चर्स, एरिया अंडर पास्चर्स भी कम हो रहा है, ठीक है। पास्चर्स के अंदर जो एरिया वो भी कम हो रहा है। और फिर है ट्री क्रॉप्स और फैलो लैंड वाला जो एरिया है, पास्चर्स एंड ट्री क्रॉप्स, और उसके बाद है हमारा फैलो लैंड वाला जो एरिया वो भी हमारा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एक चीज़ ध्यान रखना है, ये 4 एरियाज जो है कम हो रहे हैं, और ये 4 एरियाज हमारे क्या हो रहे हैं, इनके अंडर जो एरिया है वो हमारा बढ़ रहा है। ये है लैंड यूज पैटर्न कहाँ का, इंडिया का, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये वाला क्वेश्चन जो हो जाता है हमारा कंप्लीट, क्योंकि इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, फिर इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर हो गया ए, ठीक है। बहुत ज़्यादा होच पोच हो गया तो देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3, डेंगू और मलेरिया के बारे में कॉमन चीज़ें क्या क्या हैं, ठीक है। डेंगू और मलेरिया के बीच में कॉमन चीज़ें क्या क्या, हमें कॉमन पूछी हैं, ठीक है। और बहुत ही क्या है, ये कॉमन बीमारियां, तो कॉमन ही चीज़ें पूछी हैं उसके बारे में, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले कि दोनों ही वायरल फीवर है, ठीक है, वो दोनों ही वायरल इन्फेक्शन है। तो कैसा है, तो आपका पता होना चाहिए कि जो ये डेंगू है ये किससे होता है, मतलब है तो वायरल, मॉस्किटो बोर्न वायरल इन्फेक्शन है ये, ठीक है। मेनली किससे होता है, एडिस मॉस्किटो से होता है, ठीक है। और ये मेनली क्या है, वायरल है। तो एक तो है वायरल। अब आपको मलेरिया का पता होना चाहिए, मलेरिया क्या है, मेनली किससे फैलता है, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट से फैलता है, ना कि वायरस से। किससे, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से फैलता है, ये प्लाज्मोडियम पैरासाइट से फैलता है। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि दोनों तो वायरल नहीं है, एक प्लाज्मोडियम से फैल रहा है, एक फीमेल जो भी एडिस इजिप्टी जो भी फीमेल मॉस्किटो है उसके काटने से हो रहा है, ठीक है। अब सेकंड देखो, बोथ आर ट्रांसमिटेड टू ह्यूमंस थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एडिस मॉस्किटो। अभी बताया कि जो डेंगू है वो तो फीमेल एडिस के काटने से हो रहा है, क्या मलेरिया फीमेल एडिस के काटने से हो रहा है, याद रखना वो किससे हो रहा है, एनोफ्लिस मॉस्किटो के काटने से हो रहा है,
ठीक है, किससे हो रहा है, एनोफ्लीज मॉस्किटो के काटने से वो हमें हो रहा है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम क्या बताएं, अब हमने एडीज देख लिया, ठीक है। अब क्या एडीज जो है वो क्या और किसी बीमारी को फैलाने में मतलब वो करता है क्या, किसी और बीमारी का वेक्टर है ये, यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। एडीज मॉस्किटो 3 बीमारियां और फैलाता है, कौन सी, एक तो है चिकनगुनिया, ठीक है, एक है हमारा येलो फीवर और एक है हमारा जिक्का, ठीक है। चिकनगुनिया, येलो फीवर और जिक्का, ये 3 जो बीमारी है इनके लिए भी एज ए वेक्टर का काम करता है कौन सा, हमारा जो एडीज मॉस्किटो है वो, ठीक है। तो हमारा ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी, क्योंकि एक के लिए एनोफ्लीज मॉस्किटो है और एक के लिए एडीज मॉस्किटो है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी। अब जाते हैं थर्ड स्टेटमेंट पे, मॉस्क्विरिक्स ओनली वैक्सीन है जो दोनों डिजीज से बचाती है। तो याद रखना मॉस्क्विरिक्स आपको किसके लिए लग रही है, याद रखना ये किसके लिए, मलेरिया के लिए, ओनली किसके लिए, मॉस्क्विरिक्स, ये मलेरिया के लिए एक वैक्सीन है, ठीक है। मलेरिया के लिए वैक्सीन एक खोजी गई है, ठीक है, ओनली वैक्सीन, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और अगर आप बात करो डेंगू के लिए, क्या डेंगू के लिए भी कोई वैक्सीन खोजी गई है, यस, एक ही है जो यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने जिसको अप्रूव किया, जिसका नाम है डेंगू वैक्सिया, डेंग वैक्सिया, ठीक है, उसका नाम है डेंग वैक्सिया। इसको YDTDV भी बोलते हैं, YDTDV भी बोलते हैं, इसका नाम ये है। और डेंग वैक्सिया है, मेनली डेंगू के लिए ये फर्स्ट मतलब डेंगू वैक्सीन अप्रूव हुई है, शायद ये काम कर जाए इसके लिए, ठीक है, यूएस में ये क्या हुई है, अप्रूव हुई है। और ये जो मॉस्क्विरिक्स है ये किसके लिए है, मलेरिया के लिए। और इसका भी नाम अगर हम अब बात करो RTSASO1, ठीक है, ये इसका नाम है। तो ये हमारे क्या होगे, सारी चीज़ें होगी किसके बारे में, डेंगू और मलेरिया और इन सब चीज़ों के बारे में। क्या अब चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारा, ठीक है, ये तो हो गया हमारा। क्या डेंगू को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कोई और भी हमारा कुछ चल रहा है, कोई और प्रोग्राम चल रहा है? तो एक चीज़ ध्यान रखना, डेंगू को प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे 1-2 प्रोग्राम्स और चल रहे हैं। कौन कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं? सबसे पहले तो हमने वैक्सीन बता दी आपको, ठीक है, किससे फैलता है और कैसा इन्फेक्शन है वो भी बता दिया। और जो मतलब एडिस से फैलता है तो उससे और भी कौन सी बीमारियां फैल सकती हैं तो वो भी हमने बता दिया। और इनके बारे में आप जाके खुद सर्च करके पढ़ लेना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बता रहे थे कि हाँ, डेंगू को और कौन से प्रोग्राम चल रहे हैं, जैसे कि एक है हमारा वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम। कौन सा है? एक वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम हमारा चल रहा है। ये मेनली किसके लिए? कंट्रोल करने के लिए, डेंगू को कंट्रोल करने के लिए। इसमें क्या किया जाएगा? इसमें जो वोलबाचिया बैक्टीरिया है, वोलबाचिया इन्फेक्टेड जो बैक्टीरिया उससे इन्फेक्टेड जो मॉस्किटोज़ हैं उसको क्या किया जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा उस पॉपुलेशन में लाया जाएगा मॉस्किटोज़ की, उसको यूज़ किया जाएगा और तब तक वेट किया जाएगा। मतलब इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इसको पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, कि जब तक जो नॉर्मल एडिस मॉस्किटो हैं वे वोल्चेरिया बैक्टीरिया इन्फेक्टेड मॉस्किटो में चेंज नहीं हो जाती उनकी पॉपुलेशन। मतलब वो वोलबाचिया क्या करता है? वोलबाचिया मेनली क्या करता है? ये उसको क्या करता है, मतलब डेंगू के केसेस इससे कम हो जाएंगे। अगर मतलब एडिस मॉस्किटो में वोलबाचिया बैक्टीरिया होगा तो वो जो डेंगू के केसेस हैं वो कम हो जाएंगे। मेन चीज़ ये है। तो ये पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट स्ट्रेटजी की तरह काम कर रहा है। क्या है ये? वर्ल्ड मॉस्किटो प्रोग्राम, ठीक है। ये एक तो मेनली डेंगू को प्रोटेक्ट करने के लिए है, ठीक है। एक और याद रखना, इंडिया में एक और प्रोग्राम चल रहा है, काफ़ी बड़ा प्रोग्राम है, जिसको बोलते हैं नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। आपने इस नाम भी सुना होगा, ठीक है, नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। ये इंडिया में चल रहा है। उसके बाद ये क्या है? सेंट्रल नोडल एजेंसी है। ये क्या है? सेंट्रल नोडल एजेंसी है। इसमें सेंट्रल नोडल एजेंसी है, ठीक है। इसमें मेनली 6 बीमारियों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है। वो 6 बीमारियां कौन कौन सी हैं? सबसे पहले आता है हमारा मलेरिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेंगू, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा डेंगू आ गया, मलेरिया आ गया, दोनों ही बीमारी इसके अंदर आती हैं, याद रखना, ठीक है। डेंगू भी, मलेरिया भी। फिर आता है हमारा काला अजर। कौन सा आता है हमारा? फिर आता है हमारा काला अजर। 3 होगी, 6 बीमारियां हमें करनी है। उसके बाद आता है हमारा चिकनगुनिया, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा चिकनगुनिया। उसके बाद आती है हमारी जापानीज इंसेफेलाइटिस,
ठीक है, और एक आता है हमारा लिम्फेटिक फाइलेरियासिस। तो ये 2 बीमारी अलग हैं और ये हमने पढ़ लिया। तो ये 6 बीमारी जो हैं इनको प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल वेक्टर बोर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, ऐसी बीमारियां जो किसी वेक्टर से होती हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये प्रोग्राम चलाया गया है। और ये 6 वेक्टर बोर्न डिजीज के लिए। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर होगा? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर ये है। तो ये सारी चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। किसके बारे में? डेंगू और मलेरिया के बारे में हमने सारी चीज़ें कर ली हैं। तो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में तो कोई भी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट नहीं है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? डी। ठीक है, अब आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमें क्या बोलता है? हमें बताना है जियो स्पेशल एनर्जी मैप ऑफ इंडिया कौन मतलब निकालता है। तो देखो ये कोई ऑर्गेनाइजेशन है, तो मेनली तो ये आपको पता ही होना चाहिए कौन निकालता है। नीति आयोग निकालता है। कौन निकालता है? नीति आयोग निकालता है, इसरो के साथ मिलके। ठीक है, इसरो के साथ मिलके और भी एनर्जी मिनिस्ट्री जो है उनके साथ मिलके। ठीक है, ये एक होलिस्टिक पिक्चर प्रोवाइड करेगा जितने भी एनर्जी रिसोर्सेज है कंट्री के अंदर उनकी। ठीक है, मेनली कहाँ पे यूज़ होंगे वो सारे मतलब जो डेटा कलेक्ट होगा वो डिजास्टर मैनेजमेंट और इन सब चीज़ों में यूज़ होगा। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इंडियाज़ पॉपुलेशन पिरामिड के बारे में हमें बताना है कि इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड कैसा है। ठीक है, क्या बॉटम से हैवी है और टॉप से टैपर्ड है, बेल शेप है, ट्रायंगुलर शेप है, वाइड बेस है, नैरो सेंटर है, वाइड टॉप है, कैसा है? तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, इंडिया का कैसा है? इंडिया का ये जो बॉटम हैवी है और टैपर्ड टॉप है। कैसा इंडिया का? थोड़ा सा ऐसा सा इंडिया का जो है वो क्या है हमारा? ये है। ठीक है, ये ऐसा इंडिया का क्या है? इंडिया का पॉपुलेशन पिरामिड है। तो ये चीज़ आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आंसर आ गया ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अब आते हैं हमारे कौन सी स्टेटमेंट बतानी है। सबसे पहले है इंडिया अलोन अकाउंट्स फॉर मोर देन 50% ऑफ ग्लोबल रॉ कॉटन प्रोडक्शन। इसने बोला कि इंडिया अकेला 50% से भी ज़्यादा ग्लोबल रॉ कॉटन प्रोडक्शन कर देता है। ठीक है, मतलब इसने बोला कि हाफ से भी ज़्यादा। तो याद रखना कि क्या ध्यान रखना है कि बहुत सारी कंट्रीज़ मिलके जो है वो करते हैं। इंडिया अलोन 50% से ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं करता है। इंडिया ज़्यादा प्रोड्यूस करता है लेकिन कितना? अप्रोक्स 25% प्रोड्यूस करता है, ना कि 50% से भी ज़्यादा। ऐसा नहीं है। वैसे कौन कौन सी कंट्रीज़ मिलके प्रोड्यूस करती हैं? जैसे कि इंडिया हो गई, चाइना होगी, USA हो गई, उसके बाद पाकिस्तान, उज्बेकिस्तान और इजिप्ट। ठीक है, उज्बेकिस्तान और इजिप्ट, ये 5-6 कंट्री मिलके मोर देन 50% जो है वो क्या कर देती हैं? वर्ल्ड के रॉ कॉटन का प्रोड्यूस कर देती हैं। ठीक है, इंडिया चाइना उसमें सबसे ज़्यादा है। 25% इंडिया है और 22% क्या है? चाइना है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। सेकंड है इंडिया इज हैविंग द लार्जेस्ट एरिया अंडर कॉटन कल्टीवेशन इन दी वर्ल्ड। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये स्टेटमेंट हमें बिल्कुल सही दे रखी है। इंडिया में लार्जेस्ट एरिया है अंडर कल्टीवेशन कॉटन के अंदर। ठीक है, कितना है? वर्ल्ड एरिया अगर 100 है तो इंडिया में 42% एरिया जो है वो कल्टीवेशन के अंडर है। किसके? मतलब वर्ल्ड एरिया का 42% इंडिया में कल्टीवेट किया जाता है। ठीक है, ये भी चीज़ आपको क्या करनी है? ध्यान रखनी है। तो रॉ कॉटन के प्रोड्यूसर आपने देख लिए। ठीक है, अब देख लिया कि ये तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? बी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ गया? बी। अब आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए किसके बारे में? कॉटन, क्योंकि जो कॉटन है ये क्या? सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है। ठीक है, आपको पता होगा अगर आप यूपीएससी के पेपर देते हो, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखे ना तो आप बहुत एक बड़ा पार्ट मिस कर रहे हो। अभी आप बेसिक टेस्ट सीरीज कर लो लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना मत भूलना। ठीक है, आपको हमारे चैनल पे ही मिल जाएंगे लेकिन वो क्वेश्चंस आप जरूर करना। अब कॉटन को देखो, आपको पता है कॉटन मेनली किस सॉइल पे उगाई जाती है? ब्लैक सॉइल पे। और ब्लैक सॉइल का दूसरा नाम क्या है? रेगुर सॉइल भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। इसके अलावा ये क्या है? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज में मेनली उगाई जाती है। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरियाज में मेनली उगाई जाती है। उसके अलावा बात करें इसके लिए कितने चाहिए? 210 फ्रोस्ट फ्री डेज चाहिए। देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फ्रोस्ट फ्री डेज, 210 फ्रोस्ट फ्री डेज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। ये इतने इसके लिए चाहिए। मेनली ये कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। कौन सी क्रॉप है? खरीफ क्रॉप है। ठीक है, इसके लिए मेनली मतलब यूनिफॉर्मली थोड़ा सा टेम्परेचर ज़्यादा ही चाहिए, जैसे कि 21 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर इसको चाहिए। अगर हम रेनफॉल की बात करें 51 से 100 लगभग सेंटीमीटर तक की इसको रेनफॉल चाहिए। ठीक है, अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो याद रखना यूरोप जो है अकेला ही हाफ से ज़्यादा जो है वो वर्ल्ड के कॉटन को इंपोर्ट कर लेता है। ठीक है, इंपोर्ट की बात करें अगर हम
इंपोर्ट्स की बात करें तो जो यूरोप है, ठीक है, तो जो यूरोप है वो हाफ से भी ज़्यादा, मोर देन हाफ जो है वो क्या कर लेता है, इंपोर्ट कर लेता है, मोर देन हाफ से भी ज़्यादा। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब देखो इंडिया में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इंडिया, आपको एक पता चल गया कि इंडिया में 50% से ज़्यादा जो है वो प्रोड्यूस नहीं होता है। ठीक है, मतलब वैसे चाइना भी ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, इंडिया भी प्रोड्यूस करता है, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, आपको क्या ध्यान रखनी है कि क्या ध्यान रखनी है आपको कि वर्ल्ड में मान लो बेशक इंडिया के अंदर जो एरिया अंडर कल्टीवेशन है कॉटन के अंदर वो ज़्यादा है, लेकिन यील्ड पर केजी हेक्टेयर जो है वो इंडिया में कम है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कॉटन की जो यील्ड पर हेक्टेयर है ना, यील्ड पर हेक्टेयर जो है इंडिया में वो क्या है, कम है। यील्ड पर हेक्टेयर जो है वो इंडिया में कम है। कितनी है याद रखना, इंडिया में है 459 केजी पर हेक्टेयर और वर्ल्ड का एवरेज कितना है, 757 केजी पर हेक्टेयर। इसका मतलब क्या है कि हम एरिया तो काफ़ी उगा रहे हैं, एरिया में तो काफ़ी उगा रहे हैं कॉटन, लेकिन हमें कहाँ काम करने की ज़रूरत है, यील्ड पर हेक्टेयर पे काम करने की ज़रूरत है। ठीक है, कहाँ काम करने की ज़रूरत है, यील्ड पर हेक्टेयर पे काम करने की ज़रूरत है। तो हम चाइना से भी आगे निकल सकते हैं इसके प्रोडक्शन में। उसके बाद अगर बात करें, देखो इंडिया बहुत सारे इनिशिएटिव भी ले रहा है, जैसे कि एक तो इंडिया ने क्या किया, बीटी कॉटन, जो पेस्टिसाइड, जो कौन सा है पेस्टिसाइड रेजिस्टेंट वेराइटी है, उसको ओनली जीएम क्रॉप जिसको अलाउ किया इंडिया ने, वो है बीटी कॉटन। ठीक है, उससे भी क्या है, प्रोडक्शन मतलब यील्ड तो बढ़ेगी ना, अगर पेस्ट उस पर काम नहीं करेंगे तो वो बढ़ेगी। उसके बाद इंडिया ने अपने जो कॉटन है, अपना जो कॉटन है उसको एक ब्रांड नेम भी दिया है, ब्रांड और लोगो इंडिया के कॉटन का रिलीज किया, जिसको बोलते हैं कस्तूरी, जिसको क्या बोलते हैं, कस्तूरी कॉटन, जिसको क्या बोलते हैं, कस्तूरी कॉटन। याद रखना, ये कस्तूरी कॉटन जो है फर्स्ट एवर ब्रांड और लोगो है इंडियन कॉटन का। ठीक है, और मेनली कौन सी वैरायटी का, लॉन्ग स्टेपल जो वैरायटी है ना इंडिया की, उसका उन्होंने नाम दिया लॉन्ग स्टेपल वैरायटी का। और ये कब दिया गया, याद रखना, सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे पे दिया गया। कौन सा, सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे पे ये दिया गया। सेकेंड वर्ल्ड कॉटन डे पे इंडिया ने अपना फर्स्ट जो ब्रांड एंड लोगो है कॉटन का वो रिलीज किया, उसको बोलते हैं कस्तूरी कॉटन। बीटी कॉटन इंडिया में है ही, तो ये मेनली ब्रांड नेम को इंक्रीज करने के लिए है, ये मेनली क्या है, उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए है। ठीक है, उसके बाद एक टर्म यूज होती है हमारी कई बार, कॉटन फोर। एक टर्म यूज होती है हमारी कॉटन फोर। कॉटन फोर क्या है, कॉटन फोर में 4 कंट्रीज हैं, याद रखना, जहाँ पे 4 कंट्रीज है मेनली। एक तो है बेनिन, कौन है, एक तो है बेनिन, एक है बुर्किना फासो, एक है चाड और एक है माली। ठीक है, याद रखना, ये कॉटन 4 कंट्रीज में इंडिया नहीं है, एक चीज़ ध्यान रख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत बार ये चीज़ ध्यान रखनी है, कॉटन 4 कंट्रीज में कौन कौन सी आती हैं, बेनिन, बुर्किना फासो, चाड और माली, सारी अफ्रीकन कंट्रीज आती हैं। ठीक है, अब एक चीज़ आती है हमारी क्या, एक चीज़ आती है हमारी 4 हमारी कॉटन की वेराइटीज़, 4 हमारी कॉटन की वेराइटी। एक तो बोलते हैं जिसको गोसिपियम आर्बोरियम। ठीक है, एक तो है गोसिपियम आर्बोरियम, एक है गोसिपियम हमारी हर्बेसियम। ये जो 2 वैरायटी ना, याद रखना, इनको ओल्ड वर्ल्ड कॉटन भी बोला जाता है। इनको क्या बोला जाता है, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन भी बोला जाता है, और इनको एशियाटिक कॉटन भी बोला जाता है। क्या बोलता है, ओल्ड वर्ल्ड कॉटन या एशियाटिक कॉटन इनको बोला जाता है, गोसिपियम आर्बोरियम और हार्बेसियम को। ठीक है, इसके अलावा एक आता है हमारा गोसिपियम हिरसुतम। ठीक है, गोसिपियम हिरसुतम, और एक आता है हमारा गोसिपियम बारबाडेंसे। ठीक है, ये 2 आते हैं। ये 2 किसके लिए हैं, याद रखना, ये न्यू वर्ल्ड कॉटन के लिए हैं। ये 2 न्यू वर्ल्ड वेराइटी है, न्यू वर्ल्ड कॉटन के हैं। ये इसको यूएसए का कॉटन बोला जाता है, अमेरिकन कॉटन, और इसको बोलता है इजिप्टियन कॉटन। ठीक है, तो ये न्यू वर्ल्ड वेराइटी है। ये अगर आ भी जाए कौन सी न्यू वर्ल्ड है, कौन सी ओल्ड वर्ल्ड है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आजकल जो यूपीएससी है वो कुछ भी पूछ रहा है। ठीक है, कुछ भी इन द सेंस कुछ भी। ठीक है, एक है हमारा, अगर आपने सुना होगा अब इंडिया पे आ जाते हैं। ठीक है, इंडिया में याद रखना एक कॉर्पोरेशन बना है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। क्या बना है, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। कब बना था, 1970 में बना था। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर है, याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर ये बना है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर बना है कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मेनली क्या है, ये एक पीएसयू टाइप है, किसके अंदर, पीएसयू टाइप है, कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है 1956 की। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में आता है, 1970 में बनाया था। इसके हेडक्वार्टर्स की बात करें वो कहाँ पे है, याद रखना है, वो बेलापुर मुंबई में है। कहाँ पे है, बेलापुर, नवी मुंबई महाराष्ट्र।
ठीक है, नई मुंबई महाराष्ट्र में है इसके हेडक्वार्टर्स, और मेनली जो है ये प्राइस सपोर्ट ऑपरेशन चलाता है जब भी जो मार्केट प्राइस है कॉटन के वो नीचे गिर जाते हैं एमएसपी से। ठीक है, तो प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म मेनली इसका काम है, प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म। इन्होंने एक इम्पोर्टेंट अभी न्यूज़ में था कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, क्यों था, क्योंकि इन्होंने एक ऐप लॉन्च किया जिसको बोलते हैं कोट एलआई ऐप, जिसको क्या बोलते हैं कोट एलआई ऐप। ये क्या करेगा, मेनली कॉटन जो उगाते हैं उन फार्मर्स के लिए क्या करेगा, मेनली वेदर की फोरकास्टिंग करेगा कि किस टाइप पे का वेदर रहने वाला है अगले दिनों में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उसके लिए ये ऐप लॉन्च किया था कोट एलआई ऐप, इसलिए ये कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो था हमारा न्यूज़ में था। ठीक है, ये चीज़ हमने देख ली। और वैसे अगर आप कॉटन, चलो हाँ, जो ये हो गया हमारा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके अलावा एक और हमारा एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च, एक है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। एक तो है हमारा कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एक हमारा सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च। इसके याद रखना ये किसने एस्टेब्लिश किया है, ये ICAR ने एस्टेब्लिश किया है। ठीक है, इसके 2 जगह मेनली कैंपस है, कहाँ कहाँ पे, एक तो है हमारा नागपुर महाराष्ट्र में, ठीक है, एक तो है नागपुर महाराष्ट्र में, और एक सिरसा हरियाणा में, एक कहाँ पे, सिरसा हरियाणा में। ठीक है, तो 2 जगह इसके मेन क्या हैं, मेनली कैंपसेस हैं सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च के, एक ICAR ने बनाया है, एक तो है नागपुर महाराष्ट्र में, एक है सिरसा हरियाणा में। ठीक है, और ICAR का अभी आपको पता चल गया, ICAR का जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च इन कॉटन एंड टेक्नोलॉजी एक हब है, वो कहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है, वो भी कहाँ पे किया गया है, मुंबई में इस्टेब्लिश किया गया है। तो एक चीज़ आपको ध्यान दे रहे हो, मतलब लगभग जो कॉटन के रिसर्च इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है, मुंबई में है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तुक्का लगाने के बस इतना ही जरूरी है कि मेनली जो कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो हेडक्वार्टर्स हैं वो कहाँ पे, मेनली मुंबई की तरफ है। ठीक है, और वैसे इंडिया में सबसे ज़्यादा कॉटन कहाँ पे उगाया जाता है, याद रखना, गुजरात, फिर महाराष्ट्र, फिर आ जाता हमारा तेलंगाना, फिर आ जाता हमारा आंध्रा, और फिर आ जाता हमारा राजस्थान। ये है मेनली ऐसे इंडिया के सीक्वेंस जहाँ पे मेनली जो कॉटन है वो उगाया जाता है। तो हमने लगभग देखो कॉटन के बारे में बहुत सारी चीज़ें कर ली हैं। ठीक है, तो अभी जो अब आप कभी भी आपका जो कॉटन से क्वेश्चन है ना वो गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर तो अगर अभी आपका गलत होगा तो फिर क्या ही बोल सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, द पीपल ऑफ दिस अफ्रीकन ओरिजिन एथनिक ट्राइब वर ब्रॉट टू इंडिया एज स्लेव्स बाय अरब्स। अरब्स उसको एज स्लेव्स लेके आए थे। ये मेनली गुजरात, कर्नाटका और पाकिस्तान के एरिया में कन्फाइंड हैं, और दे आर कंसिडर्ड डिसेंडेंट ऑफ बंतू पीपल ऑफ ईस्ट अफ्रीका। ईस्ट अफ्रीका के बंतू पीपल के ये क्या माने जाते हैं, डिसेंडेंट माने जाते हैं। तो आपको तो ये तो पता ना होगा, तो ये कौन है, सिद्दीज है। कौन है वो, सिद्दीज है, याद रखना, सिद्दीज हैं वो। इसके अलावा अगर देखो इसमें बोल रखा है हिम्बा, हिम्बा तो याद रखना नॉर्थ नेमीबिया के इंडिजिनस पीपल को बोला जाता है। ठीक है, नॉर्थ नेमीबिया के इंडिजिनस पीपल को बोला जाता है हिम्बा, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। सेकंड है ये, फिर बोरखा में चेंचू, चेंचू तो याद रखना ये एक एसटी ट्राइब है। कहाँ पे, ये वहाँ पे है आंध्रा, तेलंगाना, कर्नाटका, उड़ीसा। ठीक है, इन 4 स्टेट्स में ये ट्राइब है एसटी, तो ये इंडिया की ट्राइब है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या होगी, रॉन्ग होगी। फिर है डी है अंगामी, अंगामी याद रखना नागा एथनिक ग्रुप है, नागालैंड का एथनिक ग्रुप है। तो ये तो इंडिया की होगी ना, एथनिक ग्रुप है, तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। तो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो सिद्धीज थे ये क्या थे, अफ्रीकन्स थे, और मेनली बंतू पीपल के क्या माने जाते हैं, डिसेंडेंट माने जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 आंसर हो जाता है। अभी आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। ये कुछ चीज़ें ना आपको रटनी ही पड़ेंगी, वो आपको पता ही होनी चाहिए। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमें बताना है ईस्ट से वेस्ट में लगाना है। क्या लगाना है, ईस्ट से वेस्ट में लगाना है। ठीक है, ईस्ट से वेस्ट में लगाना है। अब देखो सबसे पहले बोल रखा है कि वही है सेंसस 2011 के अनुसार, अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अमंग द स्टेट, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो कहाँ पे, याद रखना बिहार में है। ठीक है, उसके बाद स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन कहाँ पे, यूपी में है। उसके बाद लिस्ट जो है लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ पे, याद रखना अरुणाचल में। अब इनको ईस्ट, अब हमें कहाँ लगाना है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ लगाना है। कहाँ पे लगाना है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। तो देख लो ईस्ट से वेस्ट की तरफ लग गई, तो आंसर हो गया सी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। बताना है कि कौन सा आइलैंड कहाँ पे है। ठीक है, कौन सा आइलैंड कहाँ पे है। अब सबसे पहले है ला पाल्मा आइलैंड। ठीक है, ला पाल्मा आइलैंड कहाँ पे है, स्पेन में। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है, बिल्कुल सही है, स्पेन में ही है। सेकंड है आइलैंड ऑफ क्रीट। क्रीट आइलैंड कहाँ पे, कितनी बार आपने देखा होगा, क्रीट आइलैंड कहाँ पे, ग्रीस में है। व्हाइट आइलैंड, ये व्हाइट आइलैंड, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, व्हाइट आइलैंड कहाँ पे, याद रखना उरुग्वे में नहीं है, ये कहाँ पे, न्यूजीलैंड में है।
कहाँ पे, ये न्यूजीलैंड में। तो ये स्टेटमेंट आपको क्या होनी चाहिए, पता ही होनी चाहिए कि भाई ये आइलैंड्स हैं कहाँ पे, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी हमारी और फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, बी, ठीक है। कि ला पाल्मा जो आइलैंड है वो कहाँ पे, स्पेन में है, और आइलैंड ऑफ क्रीट कहाँ पे, ग्रीस में है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 आंसर आ गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। हमें बताना शापारी स्कीम किसके लिए। तो याद रखना शापारी स्कीम मेनली किसके लिए है, ये एक सर्टिफिकेशन स्कीम है एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए। किसके लिए है, एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए एक सर्टिफिकेशन स्कीम है। मेनली किसने स्टार्ट किया है, ये MPED ने, DA ने, ठीक है। MPED क्या है, ये मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी, आपने सुना होगा ना, मेराइन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट ऑथोरिटी के बारे में सुना ही होगा, ठीक है। अब आप बोलोगे ये है क्या चीज़, ये MPED। तो याद रखना ये जो है ना MPED एक नोडल कोऑर्डिनेटिंग स्टेट ओन्ड एजेंसी है जो मेनली फिशरी प्रोडक्शन या एलाइड एक्टिविटीज़ में इंगेज रहती है, उनके लिए काम करती है, ठीक है। ये क्या है 1972 में एस्टेब्लिश की गई थी, कौन से एक्ट के अंडर, MPEDA एक्ट के अंडर 1972 के। इसका मतलब क्या है, ये स्टैट्यूटरी बॉडी। अगर आपसे पूछ लिया जाए क्या स्टैट्यूटरी बॉडी है, यस ये क्या एक स्टैट्यूटरी बॉडी है MPEDA, ठीक है। उसके बाद इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, अगर मेराइन प्रोडक्ट्स के लिए है ही तो इसके हेडक्वार्टर्स भी बने होंगे कहीं पे, यस इसके हेडक्वार्टर्स हैं कोच्चि केरला में। कहाँ पे इसके हेडक्वार्टर्स, कोच्चि केरला में इसके हेडक्वार्टर्स है। इसका मेन मैंडेट क्या है, जो भी सी फूड है ना उसके एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना, ठीक है। उनके लिए स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करना, मार्केटिंग प्रोसेसिंग करना, एक्सटेंशन ट्रेनिंग, बहुत सारे एस्पेक्ट में वो सारा इसका मैंडेट है, ठीक है। तो ये मेराइन प्रोडक्ट्स के लिए मेनली एक्सपोर्ट को इंक्रीज करना या जो भी करना वो इसी के हाथ में है। तो ये होगी हमारी क्या MPEDA, ठीक है। तो मेनली MPED ने एक सर्टिफिकेशन स्कीम लॉन्च किया एक्वाकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। और जो MPED ने मतलब मेन गाइडलाइंस ली है कि किस टाइप की मतलब जो सर्टिफाइड होना चाहिए, किस टाइप के सर्टिफिकेट में मतलब किस टाइप के स्टैंडर्ड्स होने चाहिए, वो कहाँ से लिए गए हैं, याद रखना फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का जो मैंडेट है वहाँ से लिए गए हैं, टेक्निकल गाइडलाइंस है वहाँ से लिए गए हैं। वैसे जो शाकाहारी नाम है इस स्कीम का क्यों रखा, क्योंकि शाकाहारी एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फिशरी प्रोडक्ट, ठीक है। शाकाहारी क्या है, एक संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है सुपीरियर क्वालिटी ऑफ फिशरी प्रोडक्ट, ठीक है, जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए सूटेबल हो, ठीक है। और मेनली इसमें क्या किया जाएगा, एक तो आपको बता दिया सर्टिफाई किया जाएगा हैचरीज को, और दूसरा है जो श्रिम्प फार्म्स है उनको क्या किया जाएगा, अप्रूव किया जाएगा, ठीक है। और ये जो अंटायर इस स्कीम के अंडर जो प्रोसेस होगी वो क्या होगी, ऑनलाइन होगी। क्या होगी, ये प्रोसेस मेनली ऑनलाइन होगी ताकि जो ह्यूमन एरर है उसको कम किया जा सके, क्रेडिबिलिटी ज़्यादा हो, ट्रांसपेरेंसी ज़्यादा हो, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, अगर हम क्या और भी कोई इनिशिएटिव चल रहा है, तो यस एक और इनिशिएटिव है, मतलब आपने सुना होगा नेशनल रेसिड्यू कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। फूड सेफ्टी मतलब जो एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट है उनकी फूड सेफ्टी के लिए है ये, इसका मतलब एक्सपोर्ट करना है उनके लिए स्टैंडर्ड करने हैं, तो उसके लिए शापारी स्कीम क्या, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं जो भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं क्या उनकी फूड सेफ्टी के लिए कोई और इनिशिएटिव चल रहा है, यस अभी बताया नेशनल रेसिड्यू कंट्रोल प्रोग्राम, ठीक है। ये मेनली मतलब ये कहाँ के लिए है, याद रखना EU कंट्रीज़ में जो प्रोडक्ट्स जाते हैं, EU कंट्रीज़ में जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं उनके लिए क्या है, कुछ स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके लिए कुछ अलग रिक्वायरमेंट्स है, तो उसको भी कौन रेगुलेट करता है, MPEDA, ठीक है, उसको भी कौन रेगुलेट करता है, MPEDA। तो याद रखना नेशनल रेसिड्यू कंट्रोल प्रोग्राम EU में जो एक्सपोर्ट होते हैं उन प्रोडक्ट्स के लिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 आंसर हो जाता है ए, ठीक है। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 11 पे, ठीक है, ना देरी करते हुए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आते हैं कोल पे, ठीक है। कोल क्या बोलता है, सबसे पहले उड़ीसा हैज़ द लार्जेस्ट रिजर्व ऑफ कोल इन इंडिया। सबसे पहले बोल रखा है कि कोल के सबसे लार्जेस्ट रिजर्व कहाँ पे, उड़ीसा में। तो आपको पता होना चाहिए कोल के सबसे लार्जेस्ट रिजर्व वो भी इंडिया में मतलब कहाँ पे, झारखंड में, ठीक है, झारखंड में है, ना कि उड़ीसा में। उड़ीसा में सेकंड लार्जेस्ट है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। इसने बोला कि इंडिया जो है कोल में वर्ल्ड में थर्ड लार्जेस्ट कोल प्रोड्यूसर है, ठीक है। तो याद रखना, तो ये स्टेटमेंट भी हमारी क्या है, रॉन्ग है, क्योंकि इंडिया जो है अगर प्रोड्यूसर की बात करें तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन अगर रिजर्व्स की बात करें तो इंडिया में फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है। इंडिया में फिफ्थ लार्जेस्ट कोल रिजर्व है, लेकिन इंडिया प्रोड्यूस सेकंड लार्जेस्ट करता है, तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, ठीक है। तो हमारी सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी कि, तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया, डी। और इसके अलावा अगर हम बात करें अप्रोक्स जो हमारे 55% जो एनर्जी की नीड्स है वो कौन मतलब कंप्लीट करता है, वो कोल कंप्लीट करता है, ठीक है। अब बात करें इंडिया में मतलब अब इंडिया में कोल जो प्रोड्यूस होता है ना, वो याद रखना उसकी जो 80% जो इंडिया में कोल प्रोड्यूस होता है वो किस टाइप का होता है, बिटुमिनस टाइप का होता है,
ठीक है, याद रखना 80% कोल इंडिया में किस टाइप का, बिटुमिनस टाइप का है और क्या है, नॉन कोकिंग ग्रेड का है। किसका, नॉन कोकिंग ग्रेड का है। ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है कि इंडिया में 80% किस टाइप का जो कोल है वो पाया जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर हम बात करें किसकी किसकी कोल की, तो देखो कोल है ना, मेनली अगर हम बात करें दो टाइप की, मतलब एजिस में मेनली कोल जो है, दो टाइप की एजिस की रॉक्स में मेनली कोल पाया जाता है। एक तो है हमारी गोंडवाना वाली जो है, दूसरी है हमारी टर्शरी जो डिपॉजिट्स जो हमें पाए जाते हैं। अब जहाँ जो टर्शरी डिपॉजिट पाए जाते हैं ना, वो याद रखना मेनली असम, जम्मू कश्मीर और मेनली या तो नॉर्थ ईस्ट में या फिर जम्मू कश्मीर में पाए जाते हैं। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की भी बात करें जैसे कि असम हो गया, मेघालय हो गया, ठीक है, अरुणाचल हो गया, यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, और अगर हम गोंडवाना की बात करें तो मेन लैंड जैसे कि दामोदर वैली होगी वहाँ पे, फिर जो महानदी, गोदावरी, सोन, इन रिवर्स की जो मतलब जो बेसिन होता है, रिवर वैली होती है, वहाँ पे पाई जाती हैं। एमपी में सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट में मेनली कोल का प्रोडक्शन, मतलब कि कोल पाया जाता है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में कोरबा का नाम सुना होगा। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कोरबा का नाम सुना होगा, वहाँ पे गोंडवाना मतलब यहाँ पे डिपॉजिट पाए जाते हैं। फिर तलचर और रामपुर, ठीक है, तलचर और रामपुर का नाम आपने सुना होगा। तलचर, देखो तलचर और सिलचर दो अलग अलग जगह हैं। ठीक है, मेरे को बताना तलचर कहाँ पे और सिलचर कहाँ पे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तलचर और ये रामपुर मेनली चीज़ ये कहाँ पे याद रखना, ये उड़ीसा में, ये तो मैंने बता ही दिया। तो सिलचर कहाँ पे वो बताना है। ठीक है, तलचर उड़ीसा में है, याद रखना इस चीज़ को। अब आ जाते हैं हम कहाँ पे, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है सिंगरेनी। सिंगरेनी कहाँ पे, तेलंगाना में है। पांडुर, ये यहाँ पे सारी जगह पे क्या पाया जाता है, कोयला ही पाया जाता है। पांडुर ये कहाँ पे, आंध्रा में है। उसके बाद है चंदा, ठीक है, वो कहाँ पे है, वर्धा में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चंदा, वर्धा और कांपतू, बांदेर, ये सारे महाराष्ट्र में। ये गोंडवाना यहाँ पे मेनली डिपॉजिट्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया में मेनली दो टाइप के, एक तो गोंडवाना एजिस वाले डिपॉजिट, एक टर्शरी डिपॉजिट जो मेनली नॉर्थ ईस्ट एरियाज में पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मेनली कौन सी जगह है, कालाकोट। ठीक है, कौन सी कालाकोट जगह है जहाँ पे मेनली पाए जाते हैं। इसके अलावा इंडिया में ब्राउन और या फिर लिग्नाइट जो है वो भी मतलब कोल पाया जाता है। ठीक है, मेनली कहाँ पे पाया जाता है, तमिलनाडु, पुडुचेरी और गुजरात और जम्मू कश्मीर। कहाँ पे, गुजरात और जम्मू कश्मीर, इन सब जगहों पे जो हमारा कौन सा कोल पाया जाता है, वो लिग्नाइट या फिर ब्राउन कोल भी पाया जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 जो जाता है वो जाता है कंप्लीट। थोड़ा थोड़ा हमें देखना है इसके बारे में कि इंडिया में कहाँ कहाँ पाया जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या बोलता है, धोला सादिया। धोला सादिया एक भूपेन हजारिका ब्रिज है और एक है डुबरी फुलबारी ब्रिज। मेनली असम को किस किस स्टेट से कनेक्ट करते हैं, मतलब धोला सादिया किससे कनेक्ट करता है और डुबरी फुलबारी किससे कनेक्ट करता है। तो देखो ये आपको क्या पता होना चाहिए, आपको पता ही होना चाहिए। आपको पता है कि ये डुबरी जो ढोला सादिया ये मेनली का, इसको भूपेन हजारिका ब्रिज भी बोलते हैं और ये मेनली असम और अरुणाचल में है। किसको जोड़ता है, असम को अरुणाचल से जोड़ता है। किसे, अरुणाचल से जोड़ता है। और मेनली कौन सी रिवर पे, लोहित रिवर पे प्रेजेंट है। कौन सी पे है, लोहित रिवर पे प्रेजेंट है। और जो ये डुबरी फुलबारी है ये मेनली कौन सी रिवर पे, ब्रह्मपुत्रा रिवर पे। और मेनली किसको कनेक्ट करता है, असम और मेघालय को कनेक्ट करता है। किसको, असम और मेघालय को। तो ये जो ढोला सादिया ये अरुणाचल को कनेक्ट करता है और जो फुलबारी है ये किसको, असम और मेघालय को कनेक्ट करता है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी। देखो ये कुछ कुछ चीज़ें ये तो आपको पता ही होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो गया सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। हमें रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है। किसके बारे में बताना, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में बताना है। अब रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। इंडिया हैज़ द सेकंड लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन इंडिया। क्या ऐसा है, तो याद रखना एशिया में, याद रखना इंडिया का लार्जेस्ट है, सेकंड लार्जेस्ट नहीं है, इंडिया का लार्जेस्ट है। एशिया में इंडिया का लार्जेस्ट है। ठीक है, इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट नहीं, लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है एशिया में। वर्ल्ड की बात करें ना, वर्ल्ड की बात करें तो फिर इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट है, सॉरी, क्योंकि फर्स्ट लार्जेस्ट कहाँ पे, यूएसए में है। ठीक है, फर्स्ट लार्जेस्ट कहाँ पे, यूएसए में। तो याद रखना यूएसए का फर्स्ट लार्जेस्ट रोड नेटवर्क है, उसके बाद इंडिया का ही आता है वर्ल्ड में। और अगर एशिया की बात करें तो वहाँ पे फर्स्ट है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको क्या रखनी है, आपको ये सारी चीज़ें पता ही होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है, गुजरात हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ नेशनल हाईवेज इन द कंट्री। अगर नेशनल हाईवेज की बात करें तो बोल रहे हैं कि गुजरात में जो है वो सबसे जो हाईएस्ट डेंसिटी है वो नेशनल हाईवेज की डेंसिटी है। तो जो ये हमारी ये स्टेटमेंट हो जाती है, ये भी स्टेटमेंट हमारी क्या हो जाती है, रॉन्ग हो जाती है। क्योंकि मतलब सबसे ज़्यादा जो रोड डेंसिटी है इंडिया में वो मानी जाए तो पंजाब में है, हरियाणा में है, गोवा में, या फिर जो नॉर्थ ईस्ट की स्टेट है जैसे कि सिक्किम हो गया, त्रिपुरा हो गया,
मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, यहाँ पे रोड डेंसिटी ज़्यादा है, ना कि कहाँ पे, गुजरात में। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, रॉन्ग होगी। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकंड भी रॉन्ग है। थर्ड देख लेते हैं, इट हैंडल्स मोर देन 85% ऑफ पैसेंजर ट्रैफिक इन कंट्री। तो याद रखना पैसेंजर ट्रैफिक का तो मोर देन 90%, अप्रोक्स 90% ये क्या करता है, पैसेंजर ट्रैफिक या फिर जो गुड्स का ट्रैफिक है मेनली इसी से जाता है। तो ये थर्ड स्टेटमेंट क्या हमारी करेक्ट है। ठीक है, थर्ड करेक्ट है, फर्स्ट एंड सेकंड रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। ठीक है, ये किसके बारे में, रोड ट्रांसपोर्ट के बारे में। अप्रोक्स 90% ऑफ टोटल ट्रैफिक हमारा रोड से लोग जो है कम्यूट करते हैं। ठीक है, अब तो रोड ट्रांसपोर्ट के लिए मतलब रोड के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए 100% FDI भी क्या कर दी गई है, यहाँ पे वो अलाउड कर दी गई है। इसके अलावा बात करें, देखो रोड ट्रांसपोर्ट में कई टाइप के रोड बनाए जाते हैं, तो आपको पता ही होगा। अगर हम सबसे नीचे से शुरू करें या ऊपर से शुरू करें, ऊपर से शुरू कर लेते हैं, जैसे कि नेशनल हाईवे। सबसे पहले क्या बनाए जाएंगे, नेशनल हाईवे। मेनली कौन इसको कंस्ट्रक्ट या फिर मेंटेन कौन रखता है, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट कंस्ट्रक्ट और मेंटेन रखती है। ठीक है, इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट के लिए या इन सब चीज़ों के लिए होते हैं। मेजर पोर्ट, स्टेट कैपिटल, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स, रेलवे जंक्शन, इन सबको कनेक्ट करती है। तो याद रखना टोटल मतलब जो रोड लेंथ है उसका अप्रोक्स ओनली 2% ये फॉर्म करते हैं। कितना, ओनली 2%। और अगर हम रोड ट्रैफिक की बात करें तो अप्रोक्स 40% रोड ट्रैफिक इन्हीं पे चलता है। ठीक है, केवल और केवल टोटल रोड लेंथ का 2% ये केवल बनाते हैं और 40% यहाँ से ट्रैफिक पास होता है। उसके बाद आते हैं हमारे स्टेट हाईवे। जो स्टेट हाईवे होते हैं तो याद रखना वो कितना है, 4% अप्रोक्स टोटल रोड लेंथ का मतलब उनके पास है। किसके पास, स्टेट हाईवे, मतलब 4% बनाते हैं। उसके बाद आते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट रोड। डिस्ट्रिक्ट रोड याद रखना 14% टोटल रोड लेंथ का डिस्ट्रिक्ट रोड्स में आता है। और उसके बाद है रूरल रोड्स। तो याद रखना 80% अप्रोक्स 80% जो हमारा टोटल रोड लेंथ का है वो कहाँ पे है, रूरल रोड्स बनाते हैं। तो अगर कभी आ जाए सीक्वेंस में लगाना कि जो टोटल रोड लेंथ है उसमें सबसे ज़्यादा कौन है और सबसे कम कौन है, तो रूरल रोड सबसे ज़्यादा है, फिर डिस्ट्रिक्ट है, फिर स्टेट है, फिर नेशनल हाईवे है। नेशनल हाईवे ओनली 2% जो रोड्स को है वो फॉर्म करते हैं, इसलिए अभी नेशनल हाईवे ज़्यादा बनाने की भी जरूरत है क्योंकि वहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा चल रहा है। तो ये आप ऐसी कुछ चीज़ें भी लिख सकते हो। उसके बाद आपने पढ़ा हुआ एक ऑर्गेनाइजेशन NHAI जो हाईवे मेनली डेवलप करती है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश की गई थी, 1995 में। ठीक है, ऑटोनोमस बॉडी है किसके अंडर, मिनिस्ट्री ऑफ सरफेस ट्रांसपोर्ट के अंडर। और मेनली जो भी डेवलपमेंट, मेंटेनेंस, ऑपरेशन है नेशनल हाईवेज का मोनली यही करती है। ठीक है, ये है NHAI। तो क्वेश्चन नंबर जो हमारा ये वाला 13th क्वेश्चन हो जाता है, इसका आंसर हो जाता है सी। अब आ जाता है किस पे, क्वेश्चन नंबर 14 पे। क्वेश्चन नंबर 14 हमें क्या बोलता है, लेवेंडर प्लांट के बारे में बताना है। अब देखो लेवेंडर प्लांट, देखो अभी लेवेंडर या फिर एक मिशन चल रहा है इंडिया में, उसको बोलते हैं एरोमा मिशन। क्या बोलते हैं उसको, एरोमा मिशन बोलते हैं, या फिर लेवेंडर, या फिर इसको पर्पल रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पर्पल रिवॉल्यूशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, कब कहाँ स्टार्ट हुआ था, ये जम्मू एंड कश्मीर में स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले है इट इज़ ए पेरेनियल फ्लावरिंग एरोमेटिक हब। ये क्या है, पेरेनियल फ्लावरिंग क्या है, एरोमेटिक हब है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि बिल्कुल ये पेरेनियल फ्लावरिंग एरोमेटिक हब है। सेकंड है इट इज टेम्परेट प्लांट दैट कैन टॉलरेट ड्रॉट एंड फ्रोस्ट कंडीशन। ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड है एट प्रेजेंट लार्ज स्केल लेवेंडर कल्टिवेशन इज लिमिटेड टू वेस्टर्न घाट्स। तो ये स्टेटमेंट आपको पता होनी चाहिए कि मेनली जो है ये केवल और केवल यहाँ पे नहीं, जम्मू कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट एरियाज, हिमाचल, यहाँ पे भी मेनली ये जो है लेवेंडर कल्टिवेशन मेनली यहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ये थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। एरोमा मिशन मेनली किसके लिए है कि जो भी एरोमेटिक क्रॉप्स हैं, एसेंशियल ऑयल को जो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उनके कल्टीवेशन को हमें प्रमोट करना है ताकि जो एरोमा इंडस्ट्री है उसकी ग्रेट डिमांड हो उसकी। ठीक है, एरोमा इंडस्ट्री में जिसकी ग्रेट डिमांड है जिन एसेंशियल ऑयल्स की, वो वाली क्रॉप्स हम उगाएं। ठीक है, तो ये चीज़ मेन है। और इसके लिए नोडल एजेंसी कौन सी है, याद रखना, इसके लिए नोडल एजेंसी है CSIR। कौन सी, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, और ये कहाँ पे, लखनऊ में है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये इसके लिए क्या है, नोडल एजेंसी है। तो क्वेश्चन नंबर 14 आंसर हो जाता है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPO के बारे में बताना है। सबसे पहले इट इज़ इंडोर्स्ड बाय USA टू प्रिवेंट ईरान फ्रॉम डेवलपिंग न्यूक्लियर वेपन। तो आपको पता होगा ये किसने मिलके किया था, P5+1 जो परमानेंट 5 है और जो जर्मनी है उसने मिलके ये ईरान के साथ डील की थी, ना कि केवल USA ने। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। ठीक है, सेकेंड है इट प्रोहिबिट्स ईरान फ्रॉम अंडरटेकिंग सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। तो याद रखना ये स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग होगी क्योंकि सिविलियन न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम
को तो नहीं रोका है, लेकिन हाँ वो अंडर क्या होंगे, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग के अंदर उनको डेवलप किया जाएगा, लेकिन न्यूक्लियर वेपन बनाने से उसको रोका गया मेन चीज़। ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसकी रॉन्ग होगी, तो आंसर क्या आ गया डी। वैसे परमानेंट 5 में कंट्रीज कौन कौन सी आती हैं आपको पता होगा, चाइना, रशिया, ठीक है, यूएस, यूके, और उसके बाद आ जाता है हमारा कौन सा एक और कंट्री जिसको बोलते हैं फ्रांस। ठीक है, और जर्मनी ने भी इनके साथ मिलके ये क्या किया था, ये डील की थी, इसको बोलते हैं ईरान न्यूक्लियर डील। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 आंसर आ जाता है डी। अभी क्यों न्यूज़ में, क्योंकि रिसेंटली यूएसए ने जो है जब ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन में था तो इस जीसीपीओ एग्रीमेंट से क्या कर लिया था, विड्रू कर लिया था, लेकिन अभी रिसेंटली जो वहाँ के प्रेसिडेंट है उन्होंने फिर से रिस्टोर किया है जेसीपीओए को। जो भी सैंक्शन हैं ईरान पे लगे हुए हैं उनको क्या किया जाएगा, रिस्टोर किया जाएगा। मतलब अब छूट दे दी जाएगी कंट्रीज़ को जो भी ईरान के सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं विदाउट ट्रिगरिंग यूएस सैंक्शंस। ठीक है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में है। आंसर आ गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन कैन वन एक्सपेक्ट द प्रेजेंस ऑफ क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट। क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट कहाँ पे हो सकती है? देखो, क्लस्टर्ड रूरल सेटलमेंट मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब लोग बसे हुए हों एक ही एरिया में। फर्टाइल एलुवियल सॉइल, बिल्कुल वहाँ पे जो लोग जाएंगे। प्लेसेस विद स्कार्सिटी ऑफ वाटर, अभी देखो क्लस्टर बना के लोग कहाँ पे रहेंगे, जहाँ पे मान लो कि यहाँ पे साफ पानी आता है तो इसके अराउंड ही ना लोग मतलब पूरा एक ग्रुप बना के रहेंगे, तो ये भी सही है। थर्ड है रीजन फेसिंग सिक्योरिटी रिस्क, इसीलिए भी लोग मतलब सिक्योरिटी के कारण भी क्लस्टर में रह सकते हैं, तो तीन स्टेटमेंट करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया डी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 17 पे। अमृत मिशन के बारे में बात करनी है। किसके बारे में? अमृत मिशन। अमृत मिशन वैसे क्या है आपको पता होगा, अटल मिशन फॉर रिजुविनेटिंग अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, अमृत मिशन फॉर रिजुविनेटिंग अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है ये। सबसे पहले 2015 में शुरू हुआ था, लेकिन अभी इसका सेकंड फेज शुरू हुआ है। किसके अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंडर है। सबसे पहले है इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड 100% कवरेज ऑफ वाटर सप्लाई टू ऑल रूरल एंड अर्बन हाउस होल्ड्स इन इंडिया। ये बोल रहे हैं कि इसका मेन ऑब्जेक्टिव है 100% वाटर सप्लाई की कवरेज करना सभी रूरल एरियाज और अर्बन हाउस होल्ड्स में इंडिया में। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, अब ये जो अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है तो ये रूरल एरियाज में क्यों प्रोवाइड करेगा? तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपको पता होगी रॉन्ग। सेकेंड, इट सिक्स टू प्रोटेक्ट द पोल्यूशन ऑफ फ्रेश वाटर बॉडीज इन ऑर्डर टू मेक नेचुरल रिसोर्सेज सस्टेनेबल। ये हो सकता है कि पोल्यूशन को फ्रेश वाटर बॉडीज में बचाए ताकि नेचुरल रिसोर्सेज है वो सस्टेनेबल रहे। थर्ड है इट हैज़ बीन मैंडेटेड फॉर ऑल सिटीज टू टेक अप पीपीपी प्रोजेक्ट्स वर्थ मिनिमम ऑफ 10% ऑफ देयर टोटल प्रोजेक्ट फंड एलोकेशन। बोल रहे हैं कि सारी सिटीज़ को पीपीपी मॉडल लेना। तो सारी सिटीज़ को क्यों लेना है? याद रखना, सारी सिटीज़ को नहीं लेना है जिनकी पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज़्यादा है। कितनी है? जिन सिटीज़ की भी जो पॉपुलेशन है वो 1 मिलियन से ज़्यादा है उनका लेना है, सारी सिटीज़ को नहीं लेना है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो जाता है? रॉन्ग हो जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग। आंसर क्या आ गया इसका? सी। ठीक है, आंसर क्या आ गया? सी। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो 17 हो गया वो हो गया कंप्लीट। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 18 पे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज नॉट द पार्ट ऑफ डायमंड कोऑर्डिनेटर प्रोडक्ट। डायमंड कोऑर्डिनेटर प्रोजेक्ट का पार्ट कौन सी जो सिटी है वो नहीं है? सबसे पहले हैदराबाद, बेंगलुरु, कोलकाता, अहमदाबाद। तो सबसे पहले गोल्डन कोऑर्डिनेटर के बारे में पता होना चाहिए। गोल्डन कोऑर्डिनेटर जो है वो मेनली हाई स्पीड रेल नेटवर्क से कुछ सिटीज़ को जोड़ेगा। उसमें कौन कौन सी हैं? तो आपको एक गोल्डन कोऑर्डिनेटर के बारे में सुना होगा, उसमें कौन कौन सी सिटीज़ आती हैं? दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ठीक है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। इसके अलावा हैदराबाद और अहमदाबाद, हैदराबाद और अहमदाबाद ये दो सिटीज़ हो रही हैं, ये आते हैं किसमें? गोल्डन कोऑर्डिनेटर में, जिसमें को हाई स्पीड रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। उसको बोलते हैं क्या? डायमंड कोऑर्डिनेटर। गोल्डन कोऑर्डिनेटर मैंने आपको बता दिया केवल 4 सिटीज़ का है, दिल्ली, मुंबई और चेन्नई और कोलकाता। ठीक है, मेनली ये रोड नेटवर्क से इनको जोड़ा जाएगा हाई स्पीड, और ये रेल नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। तो ये सारी सिटीज़ है। तो हैदराबाद है उसमें, ठीक है, कोलकाता भी है, अहमदाबाद भी है। तो क्या नहीं है उसमें? बेंगलोर नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी। इसका आंसर क्या हो गया? बी, बेंगलोर नहीं है। तो बस इतनी सी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बताना है। एट प्रेजेंट इंडिया किस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेज पे आ गया है? ठीक है, क्या बताना है कि इंडिया अभी किस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के स्टेज पे जो है वो आ गया है। सबसे पहले है कि तो याद रखना, इंडिया जो है वो फाइनल डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, आपने ऐसी वाली स्टेजेस देखी होंगी। तो इंडिया कौन सी स्टेज पे पहुंच चुका है? यहाँ पे पहुंच चुका है। यहाँ पे लो बर्थ है, लो डेथ है।
ठीक है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है बी, लो बर्थ है, लो डेथ है और लो ग्रोथ रेट है अभी इंडिया का, मतलब धीरे धीरे हो रहा है, तो आंसर क्या आ जाता है बी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 20 पे, सीधी सी बात है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। FATF बहुत अभी ज़्यादा न्यूज़ में है, ठीक है, न्यूज़ में तो हमेशा ही रहता है वैसे FATF, ठीक है। वैसे देखो अभी सबसे पहले देखते हैं कि FATF ने टर्की को ऐड किया है अलोंग विद जॉर्डन एंड माली, याद, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। अभी FATF ने टर्की को जोड़ा है जॉर्डन और माली के साथ इन द रिवाइज लिस्ट ऑफ जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग, ठीक है, जुरिडिक्शन अंडर इंक्रीज मॉनिटरिंग के अंडर, मतलब जो ग्रे लिस्ट है उसके अंदर। तो इस कॉन्टेक्स्ट में FATF के बारे में बताना है कि FATF क्या है। तो ये न्यूज़ तो आपको ध्यान रखनी है, किस किस कंट्री को जोड़ा है, टर्की, जॉर्डन, माली, ठीक है, टर्की, जॉर्डन, माली को जोड़ा है। उसके अलावा FATF के बारे में क्या पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड बैंक 1000 से लाख बार मैं ये चीज़ बता चुकी हूँ कि जो मतलब जो FATF है वो किसने बनाया है, वो G7 कंट्रीज़ का एक इनिशिएटिव है, मेनली 1989 में बनाया गया था। इंटर गवर्नमेंटल मतलब इनिशिएटिव, इंटर गवर्नमेंटल बॉडीज़ ने मिलकर इसको बनाया है। और मेनली इसके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे हैं, इसके हेडक्वार्टर्स है कहाँ पे, पेरिस में, जहाँ पे OECD के हेडक्वार्टर्स हैं वहीं पे इसके भी हेडक्वार्टर्स है। मेनली स्टार्टिंग में बनाया गया, किसके लिए बनाया गया था, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाया गया था। किसके लिए, मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है इट्स मैंडेट इंक्लूड काउंटरिंग द फाइनेंसिंग द प्रोहिबिशन प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। यस, ये भी है इसके अंदर, इसका मैंडेट। अभी तो फिर आप बोलोगे कि मैम अभी तो आपने बोला था कि केवल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बनाया था, तो याद रखना 1989 में बनाया, उसके बाद 2001 में इसमें एक और मतलब इसका मैंडेट इंक्रीज कर दिया गया, टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। फिर 2012 में एक और मैंडेट इंक्रीज कर दिया गया, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये तीन है, ये दो जो है ये बाद में ऐड किए गए थे। तो अभी जो FATF है वो तीन है इसके मैंडेट, मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग एंड वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन को क्या करना, कॉम्बैट करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है बी, ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या आ जाता है बी। वैसे इसमें टोटल कितने मेंबर है, 39 मेंबर्स है। इसमें दो ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं बड़ी बड़ी, कौन कौन सी, एक तो इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और एक कौन सी है, गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, ठीक है, एक तो गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल, एक है इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन। क्या इंडिया इसका पार्ट है, यस इंडिया इसका पार्ट है, और पाकिस्तान भी इसकी किस में है, ग्रे लिस्ट में है, ठीक है, पाकिस्तान भी इसकी किस में है, ग्रे लिस्ट में है। इसकी एक ब्लैक लिस्ट भी होती है, ठीक है, ब्लैक लिस्ट भी होती है इसकी। इसमें ग्रे लिस्ट में तो काफ़ी सारी कंट्रीज हैं, अभी बताया पाकिस्तान तो है ही, साथ में जो अभी टर्की, जॉर्डन, माली भी इसमें ऐड हो गए हैं। उसके अलावा ब्लैक लिस्ट भी होती है जिसमें जो इसको नॉन कोऑपरेशन टेरिटरी बोला जाता है, जो किसी भी गाइडलाइंस को नहीं मानते हैं। इसमें दो कंट्रीज हैं, एक तो है ईरान और एक है नॉर्थ कोरिया। केवल दो ही कंट्रीज हैं ब्लैक लिस्ट में, वो है ईरान और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। और डिसीजन मेकिंग बॉडी FATF की क्या है, FATF प्लेनरी, ठीक है, क्या है, FATF प्लेनरी, ठीक है, ये क्या है, FATF की डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और साल में 3 बार मिलती है ये, 3 times पर ईयर, ठीक है, 3 बार साल में मिलती है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है कितने बार मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, ये 20 का आंसर हो गया क्या, बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 21 पे, ठीक है। FATF के बारे में सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। 21 पे हेडक्वार्टर्स हमें बताना है अलग अलग रेलवे जोन्स के, जो ईस्टर्न मोस्ट लोकेटेड है। ईस्ट सेंट्रल का कहाँ है, नॉर्थ ईस्ट का कहाँ है, ईस्टर्न रेलवे का कहाँ है, और साउथ ईस्ट रेलवे का कहाँ है। तो आपको पता होना चाहिए साउथ ईस्ट रेलवे का है कोलकाता में, ठीक है। अब ये जो ईस्टर्न सेंट्रल है इसका है कोलकाता में। अब उसके बाद है हमारा ईस्टर्न सेंट्रल नहीं, ईस्टर्न रेलवे का, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट रेलवे, जो नॉर्थ ईस्ट रेलवे का है गोरखपुर में, और ईस्ट सेंट्रल जो है ये ईस्ट सेंट्रल का है हाजीपुर में। कहाँ पे है, हाजीपुर में। तो याद रखना, तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है इसका आंसर हो जाता है हमारा क्या, सी। कोलकाता में भी तो जगह के हेडक्वार्टर्स अलग अलग होंगे ना, तो ये ईस्ट में होगा, ये थोड़ा सा वेस्ट में होगा, साउथ ईस्ट का, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। थोड़े कलकत्ता शहर में भी तो हेडक्वार्टर्स दोनों के अलग अलग ही होंगे ना, एक ही जगह पे तो नहीं होंगे। तो वो सबसे ज़्यादा ईस्ट में कौन सा, ये वाला है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, सी, ठीक है, कि ईस्टर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर्स है वो सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट है, ठीक है। तो ये देखो, ये है एक इम्पोर्टेंट मैप हमारा, जो अलग अलग हेडक्वार्टर्स अलग अलग प्रेजेंट है। देखो, एक तो कलकत्ता में हेडक्वार्टर्स है, एक गुवाहाटी में हेडक्वार्टर्स है। ये नॉर्थ फ्रंटियर जोन का है, ठीक है, ये नॉर्थ फ्रंटियर रेलवे है, तो ये उसका है। तो ये नॉर्थ सेंट्रल नहीं है। ये एक गोरखपुर में है, इलाहाबाद में है, हाजीपुर अभी देखा, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, हुबली,
सिकंदराबाद कौन सी स्टेट में, ये भी आपको पता होना चाहिए। चेन्नई, ठीक है। उसके बाद ये बिलासपुर, उसके बाद ये जबलपुर, ठीक है। ये कहाँ कहाँ पे ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आप इसका क्या लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैं एक बार इरेजर से इन सबको मिटा दे रही हूँ, ठीक है। और इसमें जो जोन्स हैं वो आप खुद लिखोगे, ठीक है। आप इस मैप का स्क्रीनशॉट लो और आपके फ़ोन में, अगर आपके पास स्मार्टफोन है तो आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे कि आप क्या लिख सकते हो, जैसे कि आप लिख सकते हो कि जयपुर जो है वो जयपुर जो है वो कहाँ का है, आपको पता होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट रेलवे का है। कौन सा है, जयपुर, याद रखना ये किसका है, नॉर्थ ईस्ट रेलवे का है। तो ऐसे आप लिख सकते हो, जैसे कि ये नॉर्थ ईस्ट रेलवे का है। तो आपको ये सारी चीज़ें फिर हमेशा के लिए याद रहेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, एक बार लेना और सारे जो जोन्स हैं उनकी आप मैपिंग कर देना, ठीक है। बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की जरूरत है, आपका ये क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होगा अगर कभी आता है तो, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और उसमें आपको खुद डालने हैं सारी चीज़ें। ये जो है ये सारे हमारे हेडक्वार्टर्स दे रखे हैं, ठीक है। तो इसमें जोन्स नहीं बता रखे, जोन्स आपको क्या लिखने होंगे, खुद ही लिखने होंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर ये वाला। तो क्वेश्चन नंबर 21 आपने देख लिया, अलग अलग हेडक्वार्टर्स आपको जाके खुद लिखने हैं। 21 का आंसर हो जाता है सी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। सॉरी 22 क्या बोलता है, पूगा एंड चुमाथांग आर इम्पोर्टेंट लोकेशंस एसोसिएटेड विद, मेनली ये दो लोकेशंस है। ये किसके लिए फेमस है, तो याद रखना ये किसके लिए फेमस है, जियोथर्मल फील्ड्स के लिए। किसके लिए, जियोथर्मल फील्ड्स के लिए, जिसमें हॉट गीजर्स और ये वाले प्रेजेंट होते हैं। मेनली जियोथर्मल एनर्जी के लिए मेनली ये फेमस है। और ये जगह कहाँ पे, लद्दाख में जियोथर्मल एनर्जी के लिए फेमस है और लद्दाख में प्रेजेंट है। और याद रखना जियोथर्मल एनर्जी प्लांट इंडिया में कहाँ पे है, एक जियोथर्मल एनर्जी प्लांट इंडिया में कहाँ पे लगाया गया है, याद रखना मणिकरण हिमाचल प्रदेश में। कहाँ पे लगाया गया, मणिकरण हिमाचल में। कहाँ पे लगाया गया, मणिकरण हिमाचल प्रदेश में लगाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर हो जाता है सी। आ जाता है क्वेश्चन नंबर 23 पे। हमें अर्बन सेटलमेंट्स के बारे में बताना है, ह्यूमन पॉपुलेशन की। सबसे पहले बोल रखा है कि कौन अर्बनेशन इज अर्बन सेटलमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द मर्जन ऑफ ओरिजिनली सेपरेट टाउन्स और सिटीज। दो अलग अलग सेपरेट टाउन्स का जब मर्जर हो जाता है तो इसने बोला था कि उसी को क्या बोलते हैं, कौन अर्बनेशन बोलते हैं। बिल्कुल, दो अलग अलग अर्बन सिटीज थी, उनका इतना एक्सटेंड हो गया कि दोनों मिली गई, तो उसको क्या बोलेंगे, कौन अर्बनेशन, ठीक है। दिल्ली में तो ऐसा बहुत सारे एरियाज में होता है कि अगला एरिया कब शुरू हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। सेकेंड है कि द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच ए पॉपुलेशन ऑफ 1 मिलियन एज न्यूयॉर्क। क्या पहली अर्बन सेटलमेंट जो 1 मिलियन पॉपुलेशन क्रॉस की थी वो कौन सी है, न्यूयॉर्क है। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है क्योंकि वो कौन सी सेटलमेंट है, वो लंदन है। कौन सी है, वो लंदन है। जो सबसे पहले मिलियन पॉपुलेशन क्रॉस की थी वो लंदन। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी, हमारी रॉन्ग होगी। थर्ड है, इन इंडिया मुंबई एंड चेन्नई आर ओनली मेगा सिटीज। आपको पता है इंडिया में कितनी मेगा सिटीज है, 6 मेगा सिटीज है। मुंबई चेन्नई तो है, साथ में दिल्ली कहाँ गई, दिल्ली तो है ही, ठीक है। अगर आपको दिल्ली चेन्नई, मुंबई चेन्नई चलो आप को ठीक लगा, तो दिल्ली को तो आप भूल नहीं सकते, ठीक है। तो इसका मतलब थर्ड तो होगी, तो ये स्टेटमेंट आप रॉन्ग लगा सकते हो। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, तो केवल और केवल फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है, ए। और वैसे मेगा सिटीज में कौन कौन सी आते हैं, दिल्ली, कोलकाता एक रह गई है, ठीक है, हैदराबाद, बेंगलोर, ये भी तो सिटी हैं जो मेगा सिटीज में आती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। हमें बताना है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ रेट का हमें पॉपुलेशन वो बताना है, ठीक है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है पॉपुलेशन और एक होती है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है। अब ग्रोथ रेट याद रखना सबसे ज़्यादा किसका है, अफ्रीका का है, ठीक है। सबसे ज़्यादा अफ्रीका का है, उसके बाद किसका है, ओशिनिया का है, उसके बाद हमारा एशिया का है, उसके बाद हमारा साउथ अमेरिका का है, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका का है और उसके बाद है हमारा यूरोप। ये है ग्रोथ रेट। क्या है ये ग्रोथ रेट। अगर हम टोटल पॉपुलेशन की बात करें सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, तो याद रखना तो सबसे ज़्यादा एशिया, फिर अफ्रीका, उसके बाद यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर है साउथ अमेरिका और उसके बाद है फिर ओशिनिया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो क्वेश्चन ये पॉपुलेशन का और ये ग्रोथ रेट का है। तो ग्रोथ रेट का अगर आप इसमें से देख लोगे, अफ्रीका दे नहीं रखा तो ओशिनिया दे रखा, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, फोर्थ आना चाहिए। तो सबसे पहले फोर्थ आ गया, उसके बाद क्या दे रखा हमारा एशिया, तो फर्स्ट आना चाहिए, तो फर्स्ट। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, बी, ठीक है। आंसर क्या हो गया, बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलता है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का क्या इंडिकेटर नहीं है। अब सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए, ग्लोबल इसको रिलीज कौन करता है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को रिलीज करता है यूएनडीपी। कौन रिलीज करता है, यूएनडीपी एंड ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड HDI इनिशिएशन, ठीक है। ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट जो इनिशिएटिव है वो इसको लॉन्च किए हैं।
लॉन्च करते हैं, ठीक है, इसको लॉन्च करते हैं। अभी इंडिया में 2020 में रैंक कितनी आई है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में? इंडिया की रैंक आई है 62 आउट ऑफ 107 कंट्रीज, ठीक है। अब इंडिया में जो है इस ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स को कॉम्बैक्ट करने के लिए नोडल एजेंसी कौन सी बनाई गई है? याद रखना, वो नोडल एजेंसी बनाई गई है इंडिया में नीति आयोग। कौन सी बनाई गई है? नीति आयोग बनाई गई है, ठीक है। इसके अलावा ये कौन कौन से इंडिकेटर्स को यूज़ करती है आपको पता है? हेल्थ, एजुकेशन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन सबको यूज़ करती है। हेल्थ में दो चीज़ें देखती है, एक तो न्यूट्रिशन और एक देखती है चाइल्ड मोर्टेलिटी। क्या देती है? एक तो न्यूट्रिशन और एक चाइल्ड मोर्टेलिटी, दो चीज़ों को देखती है। एजुकेशन में भी दो चीज़ों को देखती है, एक तो ईयर ऑफ स्कूलिंग कितने साल की है और एक अटेंडेंस, कितनी अटेंडेंस है। फिर आती है हमारी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कुकिंग फ्यूल हो गई, हमारी फ्लोरिंग होगी, हाउसिंग होगी, एसेट होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, इन सब चीज़ों को देखती है। तो क्या चीज़ उसमें नहीं है? कुकिंग फ्यूल को देखती है, इलेक्ट्रिसिटी को देखती है, लर्निंग आउटकम नहीं देखती है। केवल और केवल एजुकेशन में क्या देख रही है? एजुकेशन में कितने साल गए हैं और कितनी अटेंडेंस है उनकी, तो लर्निंग आउटकम्स नहीं देख रही है। तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स में लर्निंग आउटकम नहीं है, चाइल्ड मोर्टेलिटी भी है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन, ये जो है, ये मेंस में भी आया हुआ है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में मेंस में भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो इसके बारे में अच्छे से प्रिपेयर कर लेना कि इसको कॉम्बैक्ट करने के लिए इंडिया क्या कर रहा है। इंडिया की रैंक देखो, ये फैक्चुअल जो चीज़ें है ना वो मैंने इसके बारे में बता दी। अब मेंस की चीज़ें वो आपको खुद देखनी होंगी। और जहाँ मैं बोलती हूँ मेंस की चीज़ें देख लेना, आप एक काम करना, अभी मान लो कि आप अभी ये प्री के लिए देख रहे हो, आप एक पेज बना लो अलग से आपकी टेबल पे कि आप जो भी मैं बोलती हूँ ना मीन्स के लिए ये टॉपिक देख लेना, बस आप उसको लिख लो, ठीक है। उसको आप लिख लो और बाद में जब भी आपका प्री हो जाए उसके बाद में उन टॉपिक्स को एक बार अच्छे से सर्च कर लेना, ठीक है। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि कोई पेपर अलग नहीं आता है। केवल जो हम प्री के लिए पढ़ते हैं ना उसी के फैक्ट्स को कुछ मेंस में लिखना होता है और थोड़े अलग पॉइंट्स भी देखने होते हैं। तो उन अलग पॉइंट्स के लिए आपको ये तो करना ही होगा, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जैसे मैंने बता दिया ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, अब बहुत सारे बच्चों को बता दिया, कुछ क्या करेंगे बस इसी को देख के छोड़ देंगे, कुछ क्या करेंगे पेज पे लिखेंगे कि चलो ये जो है ये टॉपिक मैम ने बताया ये हम देख लेंगे, ठीक है, बाद में या कभी भी, या ठाली बैठे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो हम उस चीज़ को देख लेंगे, ठीक है। तो आपको वो देख लेंगे, कुछ देख लेंगे। अब कुछ क्या करेंगे, चलो वो लिख भी लेंगे लेकिन उस पेज को कहीं फेंक देंगे। दूसरे क्या करेंगे, कुछ उस पेज को प्रोटेक्ट करके रखेंगे, जब भी कोई टॉपिक को ले मैं बोलूँगी तो वो मेन उन टॉपिक को लिख लेंगे और बाद में सर्च भी कर लेंगे। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको होगा, आप खुद बताओ? केवल उन्हीं को होगा। और कुछ ऐसे होंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी निकाल के देख लेंगे, ये कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी पे कौन सा क्वेश्चन आया है, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। तो यहीं पे एक डिफरेंस बन जाता है सिलेक्शन, मतलब सेलेक्टेड कैंडिडेट्स और नॉन सेलेक्टेड कैंडिडेट्स में, ठीक है। पढ़ते सम सेम ही कंटेंट है। अब बोलते हैं एक टेस्ट सीरीज, दो टेस्ट सीरीज, आप एक बात बताओ, आप एक विजन की टेस्ट सीरीज आप एक कंप्लीट कर लो, ठीक है। उसके अलावा मेरे को नहीं लगता है कि आपको कोई भी टेस्ट सीरीज करने की जरूरत है, वेदर वो इनसाइट की हो या कहीं से भी आप एक जगह से करंट अफेयर्स कर रहे हो, कहीं से एक टेस्ट सीरीज आपने अच्छे से कर ली, ठीक है, आपको एलिमिनेशन मेथड वगैरह सब कुछ आता है, तो उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है। बेसिक बुक्स प्लस एक टेस्ट सीरीज प्लस थोड़े से आपने करंट अफेयर्स थोड़े से देख लिए हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए। आप इधर उधर मत घूमो, ठीक है। आप जो बोल रहे हो मतलब वैसे आप तो सही है, वैसे इनसाइट्स के जो करंट अफेयर्स है काफ़ी अच्छे होते हैं, वो मेरे को भी पता है, लेकिन अभी एक तो टाइम बहुत कम है, ठीक है। आप एक महीने में कितनी सारी चीज़ें करोगे। दूसरी चीज़, आपने जितने मैंने लेक्चर्स करवाए उनको रिवाइज भी करना है, ठीक है। अगर बाई चांस किसी दिन एक आधा लेक्चर मेरा नहीं आ पाता है तो आप एक काम किया करो, कोई जो आपने पहले पढ़ा है, जो आपने सबसे पहले वीडियो देखी थी, आप एक उसको एक बार फिर से जाके देखो कि आपको सच में वो याद है कि नहीं है, ठीक है। तो केवल जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करेंगी, ठीक है। और वैसे भी आप ये मत देखो कि इस चैनल पे बहुत कम अगर व्यूवर्स आ रहे हैं तो हम इस चैनल को ना देखें, ठीक है, ये गलती मत कर लेना। क्योंकि पिछली बार जब तो बहुत ही कम कैंडिडेट्स जुड़े हुए थे, उसमें से भी 3 से 4 बच्चों का प्री निकला है, ठीक है। केवल और केवल यही टेस्ट सीरीज करके गए, उन्होंने कहीं से नहीं की है। तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। जब मैं आपके लिए उतनी मेहनत कर रही हूँ तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जो है इनिशिएटिव का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लो, करंट अफेयर्स भी करो साथ में ये वीडियोज़ भी देखो। अगर आपको एक बार में याद नहीं हो रहा, आप 2 बार देखो इस चीज़ को, ठीक है। और थोड़ी मेहनत जो करने बोलती हूँ मेंस के लिए, उस टॉपिक्स को लिख लो, बाद में उसको कभी भी ब्रेनस्टॉर्मिंग उस पर कर लेना, तो आपके लिए ही बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा वो, ठीक है। क्योंकि आप एक डिस्ट्रिक्ट के डीएम बनने वाले हो, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ें तो खुद करनी होंगी, सब कुछ तो स्पून फीड आपको किया नहीं जा सकता, ठीक है। और हाँ, मेंस का इनिशिएटिव भी हम सोच रहे हैं लेके आने की, लेकिन अभी सोच ही रहे हैं,
ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, वो सोच ही रहे हैं मेंस के लिए भी हम लेके आएंगे सोच रहे हैं, ठीक है। लेकिन प्री के लिए तो है कि हम ये सारी जो सीरीज़ है उसको कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए, अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे बिना बात की बातें ना करते हुए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, Despite the tremendous population pressure on India's land resources, India is leading producer of various agricultural commodities. In this context, India is leading producer of which of the following commodities? तो हमें बताना है इंडिया कौन सी commodities का सबसे लीडिंग प्रोड्यूसर है। तो आपको पता होना चाहिए राइस का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर कौन है, चाइना। उसके बाद इंडिया आता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग हो गई, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगी। इसका मतलब अब आप पहुंचोगे 50-50 पे। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि ग्राउंड नट का भी जो चाइना है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, ग्राउंड नट का भी इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर नहीं है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी और थर्ड स्टेटमेंट होते ही हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया सी, ठीक है। इसका मतलब पल्सिस का भी इंडिया सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है, बनाना का भी और मिल्क का भी। तो ये चीज़ आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सबसे ज़्यादा लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया कौन सी क्रॉप का है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, सी। अब आ जाते हैं किससे, क्वेश्चन नंबर 27 पे। प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल, प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था। सबसे पहले है कि देयर इज़ नो प्रूवन प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल डिपॉजिट इन इंडिया। तो याद रखना, इंडिया में क्या ऐसा है कुछ कि इंडिया में कुछ भी ना मिले, इंडिया में सारे कुछ ना कुछ तो मेटल मिल ही जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि कोई इंडिया में रिजर्व है ही नहीं प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स के लिए। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाती है, हमारी रॉन्ग हो जाती है, क्योंकि इंडिया इतना बड़ा कंट्री है, यहाँ पे कुछ ना कुछ मेटल तो मिल ही जाएगा, ठीक है। सेकंड, इन इंडिया प्लैटिनम इज यूज्ड इन मेकिंग कैटालिटिक कन्वर्टर इन ऑटोमोबाइल फॉर एमिशन कंट्रोल। बिल्कुल, जो प्लैटिनम है मेनली वो कैटालिटिक कन्वर्टर में यूज होता है ऑटोमोबाइल्स में एमिशन कंट्रोल के लिए। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। अब प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल में कौन कौन से मेटल्स आते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक तो आता है प्लैटिनम, ठीक है, एक आता है पैलेडियम, एक आता है हमारा रोडियम, एक आता है हमारा इरिडियम, ठीक है, एक आता है हमारा ओस्मियम और एक आता है हमारा रुथेनियम, एक आता है हमारा रुथेनियम। तो ये 6 हमारे ऐसे मेटल्स हैं, ग्रुप ऑफ मेटल, जो प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स में आते हैं। इनकी लगभग कॉमन सी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। और मेनली जो इनकी डेंसिटी, इनकी जो डेंसिटी है उसको मापा जाता है गोल्ड की डेंसिटी से, ठीक है, गोल्ड की डेंसिटी से इसको मापा जाता है। तो 3 ऐसे मेटल हैं जिनकी डेंसिटी गोल्ड की डेंसिटी से ज़्यादा है, जिनकी डेंसिटी गोल्ड की डेंसिटी से ज़्यादा है। वो कौन कौन से हैं, वो हैं प्लैटिनम, इरिडियम, ओस्मियम। वो कौन से हैं, प्लैटिनम, इरिडियम, ओस्मियम। ये 3 हैं जिनकी हैवी हैं, जो ये क्या है, हैवी हैं, और जो बच गए वो क्या है, लाइट हैं गोल्ड की डेंसिटी से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। इंडिया मेनली जो है वो इंपोर्ट करता है, मेनली क्या, टोटली ही इंपोर्ट करता है। लेकिन इंडिया में भी ऐसा माना जा रहा है कि इंडिया में भी रिजर्व है, कहाँ पे, जैसे कि उड़ीसा में अप्रोक्स 90% जो रिजर्व हैं वो तो उड़ीसा में ही बताए जा रहे हैं प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स के। उसके बाद अगर बात करें, उसके बाद कर्नाटका में भी पाया जा सकता है, यूपी में भी पाया जा सकता है, थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल अमाउंट। और उड़ीसा की बात करें, वहाँ पे एक जगह है जिसका नाम है बोलानोसाही। यहाँ पे माना जा रहा है कि प्लैटिनम ग्रुप ऑफ मेटल्स का काफ़ी ज़्यादा एक बेल्ट पाई जा सकती है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये पाए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 आंसर क्या हो गया, बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। कौन सी ट्राइब कहाँ पाई, मतलब कौन सी ट्राइब किस शेल्टर में रहती है, ये क्वेश्चन हमारा पहले भी हो चुका है, ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। अब ये जो इग्लूज है ये कहाँ पे रहते हैं, मेनली कनाडा और ग्रीनलैंड में रहते हैं। और ये क्या बता रही हूँ मैं, ठीक है। अरे देखो यार, बिनडिबू ये मेनली कहाँ पे रहते हैं, बिनडिबू मेनली हैं ये ऑस्ट्रेलिया के, ये वर्लीज में ही रहते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या है, बिल्कुल करेक्ट दे रखी है। इसमें बोल रखी है नोट करेक्ट कौन सी है, इसमें बोल रखी है नोट करेक्ट कौन सी है। तो नोट करेक्ट है ये, क्योंकि जो गोबी मंगोल्स हैं ये मेनली कहाँ पे रहते हैं, यूट्स में रहते हैं। कहाँ पे रहते हैं, यूट्स में रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो ये एस्कियोमेज हैं ये मेनली कहाँ पे रहते हैं, याद रखना, ये एस्कियोमेज हैं ये मेनली इग्लूज में रहते हैं। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका मतलब थर्ड सही है, ठीक है। और टू आर एग्स मेनली कहाँ पे रहते हैं, याद रखना, ये सहारा डेजर्ट में, जरीबा मतलब उनमें रहते हैं। तो फोर्थ भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब सेकंड एंड फोर्थ रॉन्ग है, फर्स्ट एंड 3 करेक्ट है। तो हमें नोट करेक्ट बताने हैं। अगर हमें करेक्ट बताना होता तो 1 एंड 3 होता, और नोट करेक्ट बनाना है तो 2 एंड 4 है, ठीक है। तो आंसर आ गया बी। आपको पता ही होना चाहिए, अब इसके अलावा कोई आपके पास कोई चारा नहीं है। सबसे है क्वेश्चन नंबर 29, नोबेल प्राइज। सबसे पहले, सिंस देयर बिगिनिंग फ्रॉम 1901 द नोबेल प्राइज हैज़ बीन अवॉर्डेड एवरी ईयर। क्या ऐसा हो सकता है कि कभी छूटे ही ना हो, ऐसा नहीं है कि हर साल दिए गए हैं, बीच में एक आधी बार नहीं भी दिए गए हैं,
ठीक है, क्योंकि इसके बाद तो बीच में वर्ल्ड वॉर वगैरह भी चले हैं तो तब भी नहीं भी दिए गए हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है ए मैक्सिमम ऑफ 3 पर्सन्स कैन बी रिवॉर्डेड फॉर द वर्क ज्वाइंटली प्रोड्यूस बाय देम। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि मैक्सिमम 3 पर्सन्स को ही किसी एक काम के लिए अवार्ड दिया जा सकता है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आंसर क्या आ जाता है? बी। ठीक है, आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 30 पे। सॉरी, नीचे ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोलता है? रिसेंटली सीन इन न्यूज सिन्हो कमीशन किसके लिए बैठा था? तो याद रखना ये किसके लिए बना था? EWS के आइडेंटिफिकेशन के लिए बना था। ठीक है, किसके लिए बना था? EWS के आइडेंटिफिकेशन के लिए बना। तो याद रखना सिन्हो कमीशन किसके लिए है? सिन्हो कमीशन EWS के लिए है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बस वैरायटी होनी चाहिए, कुछ चीज़ें अब उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, आ जाते हैं ट्राइब्स और वो किस रीजन में पाई जाती हैं। ठीक है, सबसे पहले है वेदास ट्राइब। अब देखो वेदास ट्राइब मेनली कहाँ पे पाई जाती हैं? वो इंडिया में नहीं पाई जाती, मेनली कहाँ पे पाई जाती है? श्रीलंका में पाई जाती हैं। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती हैं? श्रीलंका में पाई जाती हैं। लहोप ट्राइब भूटान में ही पाई जाती है। कालमुक ट्राइब मंगोलिया में पाई जाती है और किकुयू ट्राइब केन्या में पाई जाती है। ये सारी स्टेटमेंट करेक्ट है, तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? सी। क्योंकि क्या पूछा था? करेक्टली मैच पूछा था, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी। ठीक है, तो वेदास देखो अब ये चीज़ है ना, ये दोनों अब आप यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, तो आपको कितनी 8 चीज़ें पता चल जाएंगी यहाँ में। ठीक है, यहाँ में आपको 8 चीज़ें पता चल जाएंगी, तो बस ये पता होनी चाहिए आपको। देखो अब ये आपको पता होगा बिंडुबू ट्राइब कहाँ पे पाई जाती है? ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आप लिख लो, ये ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। गोबी मंगोल्स मंगोलिया में। ठीक है, अब इस्कीमियोज मेनली कहाँ पे पाई जाती हैं? ये मेनली कनाडा में या फिर ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में या फिर ऑस्ट्रेलिया में। और उसके बाद है तुआरेक्स मेनली कहाँ पे पाई जाती हैं? सहारा अफ्रीका में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, तो ये जगह का नाम आप बता दोगे। अब कई बार क्या आ जाता है, ये आ जाती है और जगह का नाम आ जाता है। इसमें शेल्टर पूछा तो जगह का नाम आ जाता है, तो फिर बच्चे उसी में फंस जाते हैं। तो यहीं पे स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। हमें क्या बोला गया है कि रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को एक एनर्जी अकाउंटिंग करने बोला है पीरियोडिक बेसिस पे। तो उस एनर्जी अकाउंटिंग में क्या क्या है? तो याद रखना जितनी भी एनर्जी अकाउंटिंग मतलब जो भी एनर्जी से रिलेटेड चीज़ें हैं वहाँ पे सारी ही करनी होंगी। तो ये चीज़ याद रखना, इंक्लूड रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन, साथ में ओपन एक्सेस कंज्यूमर एज वेल एज एनर्जी कंजप्शन बाय एंड कंज्यूमर, सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होंगी। तो ये आएगी किसमें? एनर्जी अकाउंटिंग में। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। नॉर्मल सी चीज़ें। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 33 पे। अर्बन सेटलमेंट किस रिवर पे है? बस इसमें आपको कुछ पता ही नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जबलपुर। ठीक है, सबसे पहले है जबलपुर किस पे? नर्मदा पे। ये स्टेटमेंट तो क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद है हमारा लुधियाना किस रिवर पे? याद रखना रावी पे नहीं है, ये किस पे? सतलुज पे है। ठीक है, उसके बाद है मदुरई। ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है, कावेरी पे नहीं है, ये किस पे है? मदुरई वैगई रिवर पे। कहाँ पे? वैगई रिवर पे। तो नोट करेक्ट बतानी है, गलत तो सेकंड एंड थर्ड रॉन्ग है। तो आंसर क्या आ गया हमारा? बी। ठीक है, आंसर हमारा क्या आ गया? बी। तो ये देखो कुछ इंपॉर्टेंट शहर, अभी हमने जबलपुर मैप में भी देखा था वो कहाँ पे होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जब भी आप कोई प्लेस देखते हो देखो वो किसी इंपॉर्टेंट रिवर पे प्रेजेंट है कि नहीं है, और इंपॉर्टेंट प्लेसेस तो आपको और ज़्यादा पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 आंसर बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। इंडियन स्पेस एसोसिएशन के बारे में बताना है। सबसे पहले एक ऑटोनोमस बॉडी है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंडर, तो आपको पता होना चाहिए कोई ऑटोनोमस बॉडी नहीं है, ये क्या है? एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। क्या ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है? और मेनली इसमें इसरो, प्राइवेट टेलीकॉम कंपनीज ये सारी हैं इसमें, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकेंड है इट विल एक्ट एज ए कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो। तो याद रखना कमर्शियल आर्म ऑफ इसरो वैसे है कौन? NSIL। कौन है? NSIL, जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंदर काम करती है, और मेनली PSLV और SSLV जो है उसके प्रोडक्शन में मेनली कौन हेल्प करती है? वही करती है। तो ये इंडियन स्पेस एसोसिएशन इज समथिंग डिफरेंट। ये मेनली क्या काम करेगी? इसका मेनली गोल है कि जो गवर्नमेंट के एफर्ट हैं टुवर्ड्स मेकिंग इंडिया ए ग्लोबल लीडर इन कमर्शियल स्पेस बेस्ड एक्सर्शंस, उसमें सप्लीमेंट करना, ये इनका मेन टारगेट है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। ठीक है, इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? डी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 35 पे। क्या बोलता है? आइसोक्रोन्स के बारे में बताना। देखो आइसोक्रोन्स क्या होते हैं? ऐसी जगह जहाँ पे जो लाइन्स ड्रॉन ऑन मैप टू जॉइन प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू रीच देम। ठीक है, उसको बोलते हैं आइसोक्रोन्स। जहाँ पे इक्वल टाइम लगेगा हमें जाने में, उसको बोलते हैं आइसोक्रोन्स। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 36। पेंटानल वेटलैंड्स बहुत ज़्यादा भी न्यूज़ में, क्योंकि यहाँ पे वाइल्ड फायर्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं। ठीक है, तो पेंटानल वेटलैंड्स कौन कौन सी कंट्रीज़ में पाए जाते हैं? तो देखो ये आपको पता ही होना चाहिए, मेनली किस किस कंट्रीज़ में? ब्राज़ील, बोलीविया और पैराग्वे के बीच में है क्या? पेंटानल वेटलैंड्स।
कहाँ पे पेंटानल वेटलैंड? ब्राज़ील, बोलिविया और पैराग्वे के बीच में है और मेनली वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड्स इनको बोला जाता है। वर्ल्ड के लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड इनको बोला जाता है और ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी है ये। और की स्टोन स्पीसीज यहाँ की याद रखना, पेंटानल इनकी है एप्पल स्नेल। कौन सी है? एप्पल स्नेल यहाँ की क्या है? की स्टोन स्पीसीज है। जैगुआर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। जैगुआर्स यहाँ पे फेमस है, एप्पल स्नेल यहाँ की स्टोन स्पीसीज है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट ट्रॉपिकल वेटलैंड है। ठीक है, वर्ल्ड ड्रॉट, पहले तो बहुत ज़्यादा ड्रॉट रहा है यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा फायर चल गई, फायर लग गई। ठीक है, तो ये चीज़ है, इसलिए ये पेंटानल वेटलैंड्स किस में? न्यूज़ में। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है? बी। ठीक है, कि ये जो वेटलैंड्स हैं ये कहाँ कहाँ पे हैं। तो ये देख लो कहाँ पे हैं पेंटानल आइलैंड्स, कहाँ पे हैं ये पेंटानल वेटलैंड्स। ठीक है, किस किस के बीच में है? ब्राज़ील है हमारा, ठीक है, ये ब्राज़ील है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोलिविया है और ये है हमारा पैराग्वे। ठीक है, इन 3 कंट्रीज़ के बीच में हमारे पेंटानल वेटलैंड्स, ठीक है, ट्रॉपिकल वेटलैंड्स है और उसके ऊपर कौन सा है? अमेजन रेन फॉरेस्ट है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि पेंटानल वेटलैंड्स कहाँ पे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप कभी भूलो ना इनको। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो जाता है हमारा कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 36 उसका आंसर हो गया बी। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 37 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 पे। क्वेश्चन नंबर 37 हमें क्या बोलता है? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है रेशियल ग्रुप्स के बारे में? सबसे बोला देयर इज नो रेस इन इंडिया विच इज कम्प्लीटली प्योर। इसने बोला कि कोई रेस इंडिया में ऐसी है ही नहीं जो कम्प्लीटली प्योर हो। तो ये स्टेटमेंट है ना, याद रखना, ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? करेक्ट है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है कि आज के टाइम पे इंडिया में ऐसी कोई रेस नहीं बची है जो कम्प्लीटली प्योर हो, सब में हाइब्रिड मतलब हो गए हैं। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। हमें क्या बतानी? गलत बतानी है। सेकंड है मेडिटेरेनियन एंड नॉर्डिक रेसेस कंस्टिट्यूट द ट्राइबल पॉपुलेशन। तो याद रखना मेडिटेरेनियन और जो नॉर्डिक रेसेस है ये मेनली कौन सी पॉपुलेशन को बनाते हैं? तो याद रखना ये मेनली बनाते हैं जनरल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ट्राइबल पॉपुलेशन नहीं बनाते। ये मेनली क्या बनाते हैं? जनरल पॉपुलेशन। क्या बनाते हैं? जनरल पॉपुलेशन। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। थर्ड है पीपल ऑफ मंगलोइड रेशियल एंसेस्ट्री आर मेनली फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मंगलोइड रेशियल एंसेस्ट्री के लोग मेनली ट्राइबल होते हैं और मेनली नॉर्थ ईस्ट रीजन में पाए जाते हैं। और प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड भी ये मेनली क्या होते हैं? इनको प्री द्रविडियन रेस बोला जाता है और ये भी मेनली क्या होते हैं? ट्राइबल पॉपुलेशन मेनली ये भी बनाते हैं। ठीक है, ट्राइबल पॉपुलेशन ये भी मेनली ट्राइबल पॉपुलेशन ही बनाते हैं विद निग्रेटो। ठीक है, निग्रिटो भी मेनली ट्राइबल पॉपुलेशन में ही आते हैं। तो निग्रिटो, प्रोटोस्ट्रेलॉइड और मंगलोइड ये मेनली 3 ट्राइबल मंगलोइड ये मेनली ट्राइबल पॉपुलेशन में आते हैं और मेडिटेरेनियन और नॉर्डिक रेसेस मेनली जनरल पॉपुलेशन को फॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 37 आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे। मिनरल रिसोर्सेज साउथ अमेरिका में बताना है। साउथ अमेरिका में मिनरल रिसोर्सेज के बारे में बताना है। सबसे पहले बोला चिली एंड पेरू आर लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर। देखो ये जो है उसके कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर हो सकते हैं। ठीक है, सेकंड है मिनरल ऑयल इज फाउंड इन वेनेजुएला एंड पेरू ओनली। क्या ऐसा हो सकता है कि मिनरल ऑयल केवल और केवल वेनेजुएला और पेरू में ही पाया जाए और कहीं पाया ही ना जाए? तो देखो ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो गई। ठीक है, एलिमिनेशन से आपने 2 स्टेटमेंट कट कर दी। थर्ड है टिन एंड डायमंड डिपॉजिट्स आर रेयरली फाउंड इन साउथ अमेरिका। तो याद रखना अभी देखो आप एक वो थ्योरी पढ़ते हो जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि जो साउथ अमेरिका है वो अफ्रीका का ही पार्ट था। ठीक है, ऐसे वो जुड़े हुए थे। तो अगर वो दोनों ही पार्ट थे तो इसका मतलब जो डिपॉजिट्स हैं आपने वो पढ़ी होगी, प्लेसर डिपॉजिट्स दोनों में थोड़े थोड़े सेम से हैं। इसका मतलब जो अफ्रीका में थोड़े डिपॉजिट हैं वो वैसे साउथ अमेरिका में भी पाए जाते हैं। अगर वहाँ पे पाए जाते तो डायमंड तो वहाँ पे भी पाया जाता होगा। तो ये स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी, क्योंकि वहाँ पे तो पाया जाता है। तो थर्ड स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? ए। ये कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड। ये कौन सा मेथड है? एलिमिनेशन मेथड है। अगर आपने थ्योरीज भी पढ़ी हैं, अगर आपने जो वो थ्योरीज पढ़ी है ना, कैसे कॉन्टिनेंट्स बने हैं, कैसे वो थे पहले, अगर वो वाली थ्योरीज पढ़ी हैं तो उससे भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, हमने इसमें कुछ नहीं देखा कि हमें पता नहीं था कि डायमंड टिन कहाँ पे पाया जाता, कहाँ नहीं पाया जाता, केवल और केवल ये एलिमिनेशन से हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 38 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 39 पे। इंडस्ट्रियल रीजन कहाँ पे मेन पाया जाता है? अब मेन बात चल रही है कि कहाँ पे पाया जाता है। देखो राइन मेनली किसके लिए फेमस है? याद रखना ये आयरन और स्टील के लिए ही फेमस है। मिड लेक रीजन बोला जा रहा है इलेक्ट्रिकल मशीनरी के लिए फेमस है। तो याद रखना मिड लेक रीजन भी जो है वहाँ पे फेरस इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। क्या है? वहाँ पे फेरस इंडस्ट्रीज ज़्यादा है। तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो जाता है। थर्ड है न्यू इंग्लैंड रीजन, ये मेनली किसके लिए? टेक्सटाइल के लिए फेमस है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड रॉन्ग है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया? बी। ठीक है, अब इसमें हम कुछ नहीं कर सकते भाई, जो जिस चीज़ के लिए फेमस है उसमें हम क्या कर सकते हैं?
आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे, कौन सा कोल फील्ड किस कंट्री में पाया जाता है? अपलांचियन, बोवेन बेसिन और सैंक्सी। देखो ये वाला शंघाई जैसा कंट्री, शंघाई जैसी सिटी लग रही है, तो ये चाइना, ये देखो ये तो चाइना में ही पाई जाती है, ठीक है, ये चाइना में ही पाई जाती है। और उसके बाद आता है बोवन बेसिन, तो बोवन बेसिन याद रखना जर्मनी में नहीं, मेनली कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और अपलांचियन आपको पता है ये यूएसए में पाए जाते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, तो आंसर क्या आ गया? सी, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं किस पे? क्वेश्चन नंबर 41 पे। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोलता है? कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 1 सेकेंड, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें क्या बताना है? हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताना है, ठीक है, हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में बताना है। सबसे पहले क्लस्टर रीजन और हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट। सबसे पहले सोपियन एप्पल के लिए, लखनऊ मैंगो के लिए। देखो सोपियन आपको पता ही है किसके लिए है, क्लस्टर डेवलपमेंट में एप्पल के लिए आइडेंटिफाई किया गया है। लखनऊ किसके लिए किया गया है? बिल्कुल मैंगो के लिए किया गया है। नासिक डिस्ट्रिक्ट किसके लिए किया गया है? याद रखना नासिक किसके लिए किया गया है? ग्रेप्स के लिए किया गया है, ना कि टर्मरिक के लिए। किसके लिए किया गया? ग्रेप्स के लिए किया गया है। तो थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है। फोर्थ है वेस्ट जयंतिया हिल्स। जो वेस्ट जयंतिया हिल्स है मेनली किसके लिए की गई है? याद रखना टर्मरिक के लिए की गई है। किसके लिए की गई है? टर्मरिक के लिए की गई है। तो ये स्टेटमेंट होगी रॉन्ग। तो थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगी। तो इसका आंसर हमारा क्या आ गया? ए, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि सोपियन मेनली किसके लिए आइडेंटिफाई किया गया? एप्पल। सोपियन के साथ एक और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट किसका? उसका हिमाचल का, ठीक है। उसके बाद है हमारा लखनऊ, उसके बाद कच्छ जो है और महबूब नगर, ये भी सारे मैंगो के लिए आइडेंटिफाई किए गए हैं। नासिक ग्रेप्स के लिए है। अब पाइन एप्पल्स के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? ये आपको पता होना चाहिए। पाइन एप्पल्स के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? त्रिपुरा में एक डिस्ट्रिक्ट है। कौन सा? त्रिपुरा में एक डिस्ट्रिक्ट है, शिपहा जिला, सिपहा इजला, ठीक है, सिपहा जिला या कुछ भी आप इसको बोलो। ये है मेनली कहाँ पे? त्रिपुरा में। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए हॉर्टिकल्चर के बारे में। अब आपको पता होना चाहिए सारे किसके अंदर डेवलप किए गए? हॉर्टिकल्चर क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर। इसमें मेनली क्या है? इसमें इंश्योर किया जाएगा कि होलिस्टिक ग्रोथ होनी चाहिए हमारी हॉर्टिकल्चर की, ठीक है। मिनिस्ट्री कौन सी है? ये मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर के अंडर आता है। कौन सा? सेंट्रल सेक्टर प्रोग्राम है ये, ठीक है। उसके बाद इंडिया जो है, याद रखना हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में ग्लोबली सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट्स में इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स का ग्लोबली। उसके अलावा अगर हम बात करें फ्रूट्स में, अगर फ्रूट्स की बात करें, फ्रूट्स में इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कौन कौन से स्टेट्स करती हैं? याद रखना आंध्रा सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करती है फ्रूट्स को, फिर महाराष्ट्र और फिर है हमारी यूपी, ठीक है। अगर हम वेजिटेबल्स की बात करें, सबसे ज़्यादा वेजिटेबल्स कौन सी स्टेट ग्रो करती है? सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, फिर यूपी और फिर एमपी, ठीक है। वेस्ट बंगाल, फिर यूपी और फिर एमपी, ठीक है। तो ये सारी स्टेटमेंट याद है, वेजिटेबल्स के लिए कौन सी हैं, फ्रूट्स के लिए कौन सी हैं, ठीक है, और कौन से फ्रूट्स जो हैं वो ज़्यादा फेमस हैं। तो क्वेश्चन नंबर 41 आंसर हो जाता है ए। आ जाते हैं किस पे? 42 पे, ठीक है। सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। पीवी डिजीज़ के बारे में बताना है, बहुत बार मैं बता चुकी हूँ पीवी डिजीज़ के बारे में, ठीक है। दे आर मेनली कंसनट्रेटेड इन अंडमान एंड निकोबार। कैसा है? पीवी नहीं, एंड जो हमारे पीवी डिजीज़ हैं वो अप्रोक्स हमारे 17 स्टेट्स में प्रेजेंट है। कहाँ पे? 17 स्टेट्स और यूटीज़ में प्रेजेंट है। तो ऐसा नहीं है केवल और केवल अंडमान निकोबार में कंसनट्रेटेड है। बोल रहा है कि यूपी हैज़ नो ट्राइब्स अंडर पीवीटीज। देखो याद रखना यूपी में बक्साज और राजीज, ठीक है, बक्साज और राजीज ये जो ट्राइब्स हैं ये पीवीटीज में आती हैं और ये यूपी और उत्तराखंड में ही रहती हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगी? रॉन्ग होगी। थर्ड है कि पॉपुलेशन डेंसिटी इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ पीवीटीज। की पॉपुलेशन डेंसिटी एक वन ऑफ द क्राइटेरिया है आइडेंटिफिकेशन के लिए पीवीटीज के लिए। तो पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है, पॉपुलेशन है, मतलब मेनली चेंज ऑफ पॉपुलेशन या मेनली पॉपुलेशन है, कोई डेंसिटी नहीं है, पॉपुलेशन डेंसिटी नहीं है कि पॉपुलेशन डेंसिटी वहाँ पे कम है, नहीं, उनका नॉर्मल पॉपुलेशन का नंबर ही कम होना चाहिए। डी है दे वर क्रिएटेड एज ए सेपरेट कैटेगरी बाय देबार कमीशन। बिल्कुल ये देबार कमीशन ने एज ए सेपरेट कैटेगरी क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। और अप्रोक्स 8.6% जो हमारी पॉपुलेशन है वो किसकी है? पीवीटीज की है इंडिया में, ठीक है। और अप्रोक्स कितने? 75 पीवीटीज है इंडिया में, जिसमें सबसे ज़्यादा जो है वो कहाँ पे है? उड़ीसा में पाई जाती हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा पीवीटीज कहाँ पे है? उड़ीसा में। टोटल नंबर है 75। और देबार वैसे कमीशन कब बैठा था? 1973 में बैठा था इनको रिकमेंड करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हमारी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 42 आंसर हो गया डी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 हमें क्या बोलता है? अरेंज द फॉलोइंग मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। हमें नॉर्थ टू साउथ में हमें किसको लगाना है? मेजर पोर्ट्स को लगाना है। किसको लगाना है? मेजर पोर्ट्स को लगाना है नॉर्थ से लेके साउथ में, ठीक है। अब आ जाते हैं, देखो हम अपने मेजर पोर्ट्स देख लेते हैं।
तो ये देखो, ये है हमारे सारे मेजर पोर्ट जितने भी हैं हमारे, ठीक है। देखो ये है हमारा, कहाँ पे सबसे पहले आ जाता है हमारा कौन सा, कांडला पोर्ट, ठीक है। सबसे पहले हमारा कौन सा आ जाता है, कांडला पोर्ट, सबसे पहले हमारा कांडला पोर्ट सबसे फेमस है। उसके बाद है मुंबई वाला, फिर है JNPT, फिर है मारमागांव, फिर है मैंगलोर वाला कोच्चि, तूतीकोरिन, चेन्नई, इन्नौर का दूसरा नाम है कामराजा पोर्ट भी है, विशाखापट्टनम, पैरादीप, कोलकाता, ठीक है। ये हमें नॉर्थ टू साउथ लगाने हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम अपना आंसर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा हो गया, तो हमारी इसकी सीक्वेंस क्या हो जाएगी, इसकी सीक्वेंस हो जाएगी ये, सबसे पहले आएगा 2, ठीक है, JNPT, फिर आएगा 3 विशाखापट्टनम, फिर आएगा 1 मरमगांव और फिर आएगा इन्नौर, ठीक है। आप एक बार स्क्रीनशॉट आपने देख लिया होगा। उसके बाद अब देखो कि उसमें कौन कौन से पोर्ट किधर आते हैं। अभी आपको सारे पोर्ट रटे जाएंगे, टोटल 13 मेजर पोर्ट्स हैं जो उसमें दिखाए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 43 आंसर हो जाता है C। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पे। क्या बोलता है, कौन सी डिस्प्यूटेड टेरिटरी कौन सी कंट्री से एसोसिएटेड है। अगर ये आपके क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपके अगर पहले 3 स्टेटमेंट अगर आपको नहीं आते हैं, अगर आपको नहीं आते हो तो एक काम करो, एक चुल्लू भर पानी लो और उसमें मुंह डुबा के आप निकालना मत, ठीक है, जब तक आपको सांस बहुत देर तक ना आए, ठीक है। अगर आपको पहले 3 रीजंस के बारे में नहीं पता, 4th आपका एक्सेप्टेड है कि आपको ये नहीं पता होगा, ठीक है, लेकिन ये पहले 3 आपको पता ही होना चाहिए। नगोर्नो कराबाख अर्मेनिया अजरबैजान में है, क्रीमिया रशिया यूक्रेन में है, कुरिल आइलैंड किस किस के बीच में, आपको पता होना चाहिए कुरिल आइलैंड किस किस के बीच में, ये जापान और रशिया के बीच में इनमें डिस्प्यूट चल रहा है, ना कि चाइना के बीच में। तो 3rd स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। 4th है मिनगिनो आइलैंड, याद रखना मिनगिनो आइलैंड किस किस के बीच में, केन्या और उगांडा के बीच में ये डिस्प्यूट चल रहा है। कहाँ पे है ये आइलैंड, मेनली लेक विक्टोरिया में ये आइलैंड है, ठीक है। तो 4th स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी। तो 3rd एंड 4th स्टेटमेंट रॉन्ग है, हमारी 1st एंड 2nd स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाता है C, ठीक है। कौन सी डिस्प्यूटेड टेरिटरी किस कंट्री में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 44 हो गया। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पे। हमें लिटरेसी के बारे में बताना है। लिटरेसी, इसमें बोल रखा है कि 4 आउट ऑफ द 5 मेल्स एंड 2 आउट ऑफ एवरी 3 फीमेल्स इन इंडिया आर लिटरेट। देखो ये क्वेश्चंस क्या है ना, ये फैक्चुअल बेस है। फैक्चुअल बेस इन द सेंस, आपको अगर 2011 का सेंसस पता है तो आप कर लोगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो वही वाले क्वेश्चन हैं। तो 5 में से जो 4 जो मेल्स हैं और 2 में से जो 3 में से जो 2 फीमेल्स हैं वो लिटरेट है कंट्री में। तो ये स्टेटमेंट जो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग करेक्ट है। तो ये भी हमारी करेक्ट ही है, ठीक है। इसने बोल रखा है कि बिहार हैज़ लोएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट। ऐसा नहीं है, बिहार में फीमेल लिटरेसी रेट सबसे कम नहीं है। 3rd है कि जो भी है, और सारी स्टेटमेंट्स रॉन्ग है इसमें, ठीक है। अब इसने बोल रखा है कि एक्सेप्ट असम ऑल नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैव लिटरेसी रेट हाइयर देन नेशनल एवरेज। क्या ऐसा हो सकता है कि नहीं, ऐसा भी नहीं है। फिर है C है अमंग ऑल स्टेट्स यूटीज केरला होल्ड द फर्स्ट रैंक इन मेल। देखो याद रखना, केरला में फीमेल लिटरेसी में पहली रैंक है, फीमेल लिटरेसी में पहली रैंक है केरला की। उसकी मेल लिटरेसी में पहली रैंक नहीं है, ठीक है। मेल लिटरेसी में जो है केरला की पहली रैंक नहीं है, वो फीमेल लिटरेसी में ही है केवल, ठीक है। ये चीज़ आपको क्या रखनी है, हमेशा देखो ध्यान ही रखनी पड़ेंगी। अब वो 11 का सेंसस है, उसमें जो चीज़ें होंगी वो क्या रखनी पड़ेंगी, आपको ध्यान ही रखनी पड़ेंगी, ठीक है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश और असम, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश और असम दोनों में ही नेशनल एवरेज से कम है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि केवल और केवल अरुणाचल असम में है, अरुणाचल प्रदेश में भी वो कम है। तो केवल और ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी कि अरुणाचल प्रदेश में भी नेशनल एवरेज से कम लिटरेसी रेट है। ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी, ठीक है। और बिहार में तो सारा ही कम है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग होगी, ठीक है। तो आंसर आ जाता है A, ठीक है। 11 के सेंसस के अकॉर्डिंग है। अब ये क्वेश्चन आपका गलत भी हो जाता है तो कोई इस पर ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके उस पर। क्वेश्चन नंबर 46, नेशनल वाटरवे 4 किस किस स्टेट से पास होता है। तो याद रखना इन सारी स्टेट से पास होता है, ठीक है। इन सारी स्टेट से पास होता है कौन सा, नेशनल वाटरवे 4। तो अब ये देख लो, ये सारे हैं हमारे कौन से नेशनल वाटरवे, ठीक है। ये सारे कौन से नेशनल वाटरवे हैं। ये नेशनल वाटरवे 1 है, नेशनल वाटरवे 2 है, कहाँ से कहाँ तक है, सारा है आपका, ठीक है। सारा है आपका नेशनल वाटरवे 2, नेशनल वाटरवे 3, नेशनल वाटरवे 4 कौन कौन से स्टेट से पास होता है। गोदावरी, कृष्णा, कैनाल्स, किनाडा तो पुडुचेरी, कितने किलोमीटर का, कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है। नेशनल वाटरवे 5 और नेशनल वाटरवे 6। अब ये डायग्राम जो है ना आपका हमेशा आपके पास होना चाहिए, आपके पास हमेशा होना चाहिए। आपका कभी भी कोई क्वेश्चन नेशनल वाटरवे से गलत नहीं होगा, ठीक है। टोटल स्टेट्स में कितनी कवर है, 15। अगर टोटल अगर हम नेशनल वाटरवेज की बात करें, ठीक है, तो कौन कौन से स्टेट्स कवर हैं वो भी इसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो ये आपके पिक्चर्स में हर चीज़ आपको दिखाई गई है। तो ये होगी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा डी। अब आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 47 पे। मालथूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? मालथूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है? तो आपको पता होनी चाहिए कि मालथूसियन ने बोला था कि जो नंबर ऑफ पीपल है ना वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं हमारी फूड सप्लाई से, ठीक है, तो पॉपुलेशन क्रैश हो जाएगी किसी टाइम, क्योंकि फूड नहीं मिलेगा इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन को। तो ये थी मालथूसियन थ्योरी, नंबर ऑफ पीपल वुड इंक्रीज फास्टर देन द फूड सप्लाई लीडिंग टू पॉपुलेशन क्रैश। तो 47 का आंसर हो गया बी। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 पे। बर्मीज माइनॉरिटी कम्युनिटी है एक, ठीक है, बर्मा में है और वहाँ पे कोई उनका वो चल रहा है। तो देखो आपको अगर इनके बारे में पता है ना ये कहाँ के, तो डायरेक्ट आपका क्वेश्चन हो जाएगा। वो कौन से करेन है, वो कौन से करेन कम्युनिटी है जो बर्मा में पाई जाती है। जराई, देखो याद रखना जराई कहाँ पे पाई जाती है, याद रखना वियतनाम की एक ट्राइब है। उसके बाद आ जाती है क्लाश, क्लाश मेनली कहाँ की है, क्लाश मेनली पाकिस्तान की है, कहाँ की है, पाकिस्तान की है। उसके बाद है ताम्बूनो, ताम्बूनो मेनली कहाँ की है, मलेशिया की है। देखो आपको इतना भी पता है ना तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो गया, केवल फर्स्ट लाइन पता है और आपको इन सब चीज़ों के बारे में पता है तो आपका क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 49 पे, ठीक है। 49 क्या बोलता है कि क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताना है। सबसे पहले अनलाइक क्लासिकल इंस्क्रिप्शन क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन इज रेजिस्टेंट टू फिजिकल मैन इन मिडल अटैक। तो याद रखना क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन में फिजिकल मैन इन मिडल अटैक हो सकते हैं, रेजिस्टेंट नहीं है, ठीक है, याद रखना उसमें अटैक हो सकते हैं फिजिकल मैन इन मिडल, इसीलिए वहाँ पे क्या और यूज़ किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी का भी यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, क्रिप्टोग्राफी का भी यूज़ किया जाता है। सेकंड है इन इंडिया इसरो हैज़ मेड ए ब्रेक थ्रू डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ फ्री स्पेस क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। बिल्कुल इंडिया ने सक्सेसफुल फ्री स्पेस क्वांटम डिस्ट्रीब्यूशन का अभी सक्सेसफुल वो किया है। और बस यही चीज़ है ये अभी, और ये जो टॉपिक है ना ये मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको मेंस के लिए इस पे सारे टॉपिक तैयार करने हैं। तो ये हो गया हमारा क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन क्यूबिट्स की फॉर्म में, इसमें जो एनर्जी को वो ट्रांसफर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर हो जाता है बी। आ जाते हैं किस पे, क्वेश्चन नंबर 50 पे। हमें क्रिप्स एम के बारे में बताना है। ये क्रिप्स एम क्या है तो याद रखना क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग, ठीक है, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड प्लानिंग है। मेनली किसने लॉन्च किया है, याद रखना मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने, किसने, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज ने इसको डेवलप किया है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग होगी। सेकंड है इट विल हेल्प एम्बेडेड क्लाइमेट इंफॉर्मेशन इन द GIS बेस्ड प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा एक्ट। बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है, ये यही करेगा, ठीक है। मेनली मनरेगा में जो GIS बेस्ड क्लाइमेट के बारे में कुछ बताएगा। ये वेब और मोबाइल फ़ोन बेस्ड GIS सिस्टम है जो क्लाइमेट स्मार्ट डिसीजन लेने में हमें क्या करेगा, हेल्प करेगा। कौन सी मिनिस्ट्री ने निकाला ये आपको पता चल गया। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं, ऐसे इनिशिएटिव बहुत ही कम जो है वो UPSC पूछती है, वैसे पूछ भी लेती है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसका आंसर हो गया हमारा बी, ठीक है, तो इसका आंसर हो गया बी। तो हमारे टोटल आज के 50 क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलना, ठीक है, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है नेक्स्ट वीडियो बनाने को, ठीक है। जब आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो फिर मन भी नहीं करता है। मान लो कि आपने 200 बच्चों ने कोई वीडियो देखी और उसमें से समटाइम्स होता है 75% ने सब्सक्राइब नहीं किया, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। सो यू शुड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। तो चलिए इसी नोट पे आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।